उसके पहले धार्मिक आंदोलन और तमाम चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वापस आके थोड़ा बहुत धर्म देख लेंगे जब एंशिएंट को समाप्त करेंगे तब, ठीक है। एक दिमाग में रखना है कि हमारा कुछ उसमें रह गया है, थोड़ा सा धर्म और देखना चाहिए, तो वो शैव और ब्राह्मण धर्म और ये सब का देखेंगे। आगे जब जाएंगे तो हम लोग धर्म को एक क्रम में भी बना के पढ़ लेंगे आगे जाके, कि कैसे शुरुआत हुआ वैदिक से, उसका लिंक कहाँ से हड़प्पा में है, और फिर वो कैसे जाके सूफीज़्म तक कन्वर्ट होता है, कैसे शुरुआत होता है हल्का फुल्का जानकारी से और अंत तक वो फना होने की तमन्ना आ जाती है। तो ये शून्य से फना होने तक का जो सफ़र है वही धर्म है, और यही आत्मा और परमात्मा का मिलन है। तो वो हम लोग एक अलग से देख लेंगे। कंसेप्चुअल पार्ट हमारे क्लास में आप रहिए तो स्ट्रॉन्ग रखिए। इन्फॉर्मेशन तो हर दिन नया है। मान लीजिए आपने 1000 साइट खोजा है, हम उस दिन 1500 साइट कर रहे थे, फिर थोड़ा रिसर्च करने लगे तो 2000 साइट मिल गया, 500 साइट और पाइपलाइन में है। तो इसमें कोई यदि आ जाए कि नहीं अब 2000 साइट हो गया है तो घबराना नहीं है, ये प्रक्रिया है, बढ़ ही रहा है। तो मौर्य साम्राज्य का सबसे पहले तो देखिए ये यहाँ पर क्या लिखा है, कालखंड कहाँ से कहाँ तक है, 23 से BC में ही ये है, BC में शुरू और BC में ही समाप्त, AD में आता नहीं है। इसी कालखंड में सबसे बड़ी घटना जो होती है ऐतिहासिक स्तर पर, 2-3 घटनाएं हैं। एक सिकंदर का आक्रमण, क्योंकि 325-26 इसी में पड़ेगा, ठीक है, 23 से हम जब आ रहे हैं तो इसके आसपास, इसके बाद ये स्टार्ट होता है। तो यहाँ से पहले जाइएगा तो 23, 24, 25 यानी सिकंदर के आक्रमण के पूर्व पीठिका में इसका ये होता है, उत्तर पीठिका में, पूर्व पीठिका में नहीं, मतलब उसके बाद, हाँ, तो यहाँ से शुरुआत होती है। इसमें सबसे बड़ा है साम्राज्य निर्माण और साम्राज्य का विस्तार। सबसे पहले क्या होगा, साम्राज्य का निर्माण और फिर साम्राज्य का विस्तार, और फिर उसमें तमाम चीज़ें होती हैं। तमाम चीज़ों में क्या होता है, राजनीतिक विस्तार के बाद आर्थिक विस्तार, उसके बाद सामाजिक कार्य और सांस्कृतिक उन्नयन, ये चारों चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन सबका बेस क्या है, राजनीतिक विस्तार, ठीक है। तो जैसे हम लोग किसी भी इतिहास निर्माण में देखते हैं कि 2 तरह के स्रोत होते हैं, एक साहित्यिक और एक पुरातात्विक। तो मौर्य काल में भी 2 तरह के सोर्स हैं। क्या क्या है, साहित्यिक साक्ष्य है और पुरातात्विक। इनका अलग से मैंने जिक्र कर दिया है, लेकिन यहाँ एक बार रिपीट कर देते हैं। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त का लिखा हुआ है, तो विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस एक अलग से सवाल है कि मुद्रा राक्षस किसने लिखा है, और एक फिर आएगा कि यह किसके लिए स्रोत है, ये दोनों आप लोग जान रहे हैं। तो कथासरित सागर, सोमदेव, अर्थशास्त्र कौटिल्य का, इसमें मौर्य और चंद्रगुप्त दोनों का विस्तृत वर्णन है, पटना का वर्णन है, शासन प्रणाली का वर्णन है। और कई बार पूछ देता है कि अर्थशास्त्र है किस चीज़ की किताब, पॉलिटी की किताब है, पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटी, राज व्यवस्था, यानी अर्थशास्त्र पहला ऑप्शन दे अर्थव्यवस्था की किताब है, तो लोग उसमें धराशायी हो सकते हैं। तो यहाँ अर्थव्यवस्था के बाद वाला ऑप्शन ढूंढना है, वो है राज व्यवस्था, ठीक है। बृहद कथा मंजरी, क्षेमेंद्र, महाभाष्य, पतंजलि, बौद्ध के जो ग्रंथ हैं, दीपवंश, महावंश, टीका, महाबोधि वंश और दिव्यावदान, ये मौर्य की जानकारी देते हैं। मतलब और भी जानकारियाँ हैं, उसमें मौर्य की जानकारी भी हम निकाल लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि कहीं और भी इनके बारे में बताया कि नहीं ये बुद्ध के बारे में जानकारी देते हैं, तो भाई बुद्ध का तो ग्रंथ है, बुद्ध की जानकारी तो देंगे ही, लेकिन मौर्य की जानकारी इनमें मिलती है छिटपुट। और जैन के बारे में जो ग्रंथ हैं, कल्पसूत्र, जो मैंने कहा था कि संस्कृत में लिखा हुआ है, भद्रबाहु का लिखा हुआ है, और एक परिशिष्ट पर्वन है जो हेमचंद्र सूरी का लिखा हुआ है। तो ये दोनों भी मौर्य के लिए सोर्सेज बनते हैं, ठीक है। इधर जाने से पहले इधर देख लेते हैं। पुरातात्विक में क्या है, अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख कितने हैं, 50 के आसपास है, ठीक है। उसमें मेजर रॉक एडिक्ट है 14, मेजर रॉक एडिक्ट है 14, फिर लघु शिलालेख हैं 7 में, मतलब कि लघु में महत्वपूर्ण है 7, वैसे और ज़्यादा है, और स्तंभ लेख भी, स्तंभ लेख हैं 7 और लघु शिलालेख हैं 14 के आसपास, वो भी 14, 15, कहीं 18 भी देता है, यानी ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अशोक के जितने भी शिलालेख या अभिलेख हैं वो इम्पोर्टेंट है पुरातात्विक साक्ष्य में। उसमें दूसरा एक जूनागढ़ का लेख है, जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन, जो जूनागढ़ रुद्रदामन का जो है, उसमें भी मौर्यन का जानकारी मिलता है। तालाब निर्माण के बाद लोक कल्याणकारी चीज़ों का जिक्र इसमें भी है। फिर इसके अलावा हम लोग कहते हैं बर्तन भी पुरातात्विक साक्ष्य में आता है। तो किस तरह के बर्तन मौर्यन युग में थे, यही एकमात्र सवाल पूछता है। नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदुभांड, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदुभांड,
ठीक है। नॉर्दर्न ब्लैक, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, PGW, RW वैदिक काल में, ठीक है। फिर OCP उसके भी पहले ऋग्वैदिक में OCP ऑक्री कलर्ड, ठीक है। तो अब ये NBPW, ये इसका विशेष पहचान है। यानी ऐसा मिट्टी का बर्तन कहीं मिल गया तो मान के चलिए कि मौर्य युगीन सभ्यता है, खुदाई और ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा मौर्य काल की विशेषता है पंचमार्क सिक्के। पंचमार्क सिक्के भी से भी मौर्य की जानकारी मिलती है। उस पर तरह तरह के चिन्ह, नाव वगैरह का चिन्ह पहली बार इसमें दिखा है मौर्यन पर। वैसे हड़प्पा में भी दिखा था, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब सूक्ष्म नहीं था, इसमें सूक्ष्मता से बनाए गए हैं। वैसे भी मौर्यन इकोनॉमी जब हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे अधिक नौकायन पर, यहाँ पर बड़े बड़े नाव बनाने की परंपरा पहली बार मौर्य साम्राज्य में आती है। तभी तो विदेश से व्यापार होगा, व्यापार यहाँ तो स्थिर हुआ ही। तो ये इसमें कहीं कोई दिक्कत, पुरातात्विक में अशोक का अभिलेख, जूनागढ़, NBPW और पंचमार्क, 4 चीज़ें हैं, इनसे हमको जानकारी मिलती है। अब आइए विदेशी यात्रियों में। विदेशी लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, जिसमें खास करके ज़्यादातर यूनानी और लैटिन है। ये सब यूनान वाले ही ज़्यादा हैं, इंडो ग्रीक जिनको कहते हैं। तो ये देखिए, ये है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। अब ये 2 वर्ड है, याद रखिएगा, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। एक सवाल बनता है कि किसने सेंड्रोकोटस कहा और किसने एंड्रोकोटस कहा, ठीक है। बहुत दिन तक तो ये पता ही नहीं था कि भाई सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूनानी साहित्य में आया हुआ नाम है। जैसे भारत के लिए बहुत जगह ओरिएंटेलिया वर्ड आता है, ठीक है। नोस्ट्रेडेमस ने जब भविष्यवाणी की, उसमें ओरिएंटेलिया नाम का जो देश बताया है वह भारत है। तो उसी तरीके से सेंड्रोकोटस और कहीं कहीं एंड्रोकोटस जो वर्ड है ये आ रहा था, और इतिहासकार समझ नहीं पा रहे थे कि यह किसके लिए इन लोगों ने लिखा है। मान लीजिए ये सब तो नहीं रहे अब, और बाद में हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो उसमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये किसके लिए शब्द आ रहा है। तो 1784 में जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो आएगा कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी के अध्यक्ष थे विलियम जोन्स। क्या नाम था? विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स ने इस पर रिसर्च करके इस्टेब्लिश किया कि ये जो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस है ये चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है। और तब देखा गया कि किसने एंड्रोकोटस कहा और किसने सेंड्रोकोटस कहा। तब बीपीएससी को ध्यान में आया यही सवाल पूछते। सब मेहनत किए विलियम जोन्स से, सवाल मिल गया बीपीएससी को। तब आप लोग के लिए मेहनत बढ़ गई। अब देखिए, अब स्ट्रैबो ने कहा है सेंड्रोकोटस, तो स्ट्रैबो और सेंड्रोकोटस तो याद रहेगा, दोनों एस से है, दोनों मिल जाएगा। एरियन एंड्रोकोटस, तो ये पहला बोलने वाला भी यही था, सबसे पहले एंड्रोकोटस यही था, ठीक है। अब प्लूटार्क और एंड्रो, प्लूटार्क में भी संयुक्त अक्षर आ रहा है और एंड्रोकोटस में संयुक्त अक्षर आ रहा है, तो ये मोटा मोटी मिल रहा है, ठीक है। और जस्टिन में भी स है और सेंड्रोकोटस में भी स है, तो ये आपको यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। बाकी सब जो है प्लिनी, कॉर्टियस, डियोडोरस, नियार्कस, ऑनेसेक्रेटिस, ठीक है, अरिस्टोबुलस, ये सब जो है साहित्यिक सोर्स देते हैं। विवरण, ऐसे विवरण हैं जो मौर्य के लिए साहित्यिक सोर्स देते हैं। नाम क्या है? प्लिनी, कॉर्टियस, डियोडोरस, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, नियार्कस, ऑनेसेक्रेटस और अरिस्टोबुलस, ठीक है। अभी इधर ही देखिए आप, अभी इधर मत देखिए, इधर मत देखिए। वे बहुत बढ़िया एक चुटकुला है, सुना देते हैं, आप लोग थोड़ा लाइट हो जाइएगा, फिर आगे बताएंगे। हैं? एक बार हमारे एक मित्र, अब तो नहीं रहे बेचारे, कोरोना के चलते उनका देहांत हो गया। वो अपने किसी जानने पहचानने वाले के लिए, मतलब नहीं होता, लड़का देखने के लिए गए थे। सुबह सुबह जल्दी जाना था, तो खा पी के लोग नहीं निकले, सोचे कि निकल जाते हैं, वहाँ तो जाएंगे तो खाने पीने मिलेगा ही नहीं। जहाँ जाना था वहाँ जाने में काफ़ी टाइम लग गया, और जब पहुँचे तो तब भूख अपने चरम सीमा पर। तब इधर उधर क्या खाएंगे, अब जब उनके यहाँ पहुँच ही गए हैं तो वहीं कुछ मिलेगा, इस भावना के साथ। तो वहाँ नहीं, वहाँ बैठे हुए थे, उनके साथ एक जो संभावित समधी जी थे वो भी थे। उधर से साला समधी जो होगा वो भी आया, और देखा ही लोग का हालत कि वो ये सब तो पंचर लग रहा है। तो जब लगा कुछ ना, तुरंत अभी लोग सके भुजिया पूड़ी उड़ी सब बना था, सुगंध आ रहा है एक से। जैसे कि मान लीजिए भूख लगा हो ना और भुजिया छौंका रहा हो तो उसका स्वाद अलग है। तो वो पूरा चल रहा था।
और वो पूरा छौंके जा रहा है, अभी लोग का और बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। और फिर घी का भी सुगंध आने लगा, तो लगा कि अब पूड़ी अब लगता है कि हो गया है। तो पानी उनी आ रहा है, अब पानी यही लोग रह रहा है कि थोड़ा थोड़ा पी रहा है। तब तक आके रखा गया 4-4 पूड़ी और थोड़ा थोड़ा भुजिया। तो बताया हमको कि हते हते पूड़ी रहे, भोजपुरी आप समझ रहे हैं ना, मतलब ए से बड़ पूड़ी ना रहे, हके पूड़ी रहे। तो अभी लोग के साथ धर्म संकट क्या था कि मान लीजिए पूड़ी का साइज वो तो फिक्स है, एक बार भूख तो इतना लागल रहे कि एक के बार में चारों लेके खा जाती, इतना भूख जिस आदमी को लगा हो। लेकिन लोग धीरे धीरे भाई, एक तो वहाँ पे लड़का के यहाँ गए हैं, लड़की वाले हैं, थोड़ा सभ्यता से पेश आ रहे हैं, तो धीरे धीरे उसी को 4 बार तोड़ रहे हैं। और इसलिए भी धीरे कर रहे हैं कि अगला पूड़ी का खेप आ जाए तब इसको फिनिश करेंगे, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा तो हाथ धोना पड़ जाएगा। मन में ये भी चल रहा है। तब तक लोग क्या किया कि तीसरा पूड़ी तक पहुंच गया, वो ला ही नहीं रहा सब, तो क्या करेगा, तीसरा पूड़ी तक पहुंच गया। ससुर जी जो थे इधर वाले वो तो लगभग फिनिश कर दिए, लेकिन हमारे जो मित्र थे वो बेचारे अभी तीसरा पूड़ी में संघर्ष कर रहे हैं, 3:30 पौने 4 कर रहे हैं, लेकिन ख़त्म नहीं कर रहे। और जो साला संभावित साला था वो गेट पे खड़ा है, इधर देख रहा था, ये भी कभी कभी उसको देख रहे हैं कि लेके आया कि नहीं, मतलब यही क्यों खड़ा है, जा क्यों नहीं रहा। तो जैसे 2-3 बार उससे देख लिए ना, तो कह रहा कि ना इन्हें नहीं देखे के, इन्हें नहीं देखे के, सब खत्म करे के बाद, सब खत्म करे के बाद, सब फिनिश करना है, एक भी छोड़ना नहीं है। मतलब संकेत मिल गया कि अब आएगा नहीं इसी में सारा। तो वही इनको हम बोले कि इधर नहीं देखना है, इधर देखिए अभी, ठीक है। कोई दिक्कत, ये सब में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है भी नहीं, बस ये सब उस काल के ऐतिहासिक सोच निर्माण करते हैं। पतंजलि का महाभाष्य ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आइए इधर, चंद्रगुप्त मौर्य का कालखंड कब से कब था, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि अभी लगेगा कि याद है और बाद में ये आपको तकलीफ देगा, इसलिए इसको याद कीजिए। बताइए तो बिना देखे, हम क्या बोले, 300 BC में यदि कोई घटना होती है तो उसमें राजा कौन होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ही होगा ना। आप देखिए 323 BC और 395 BC, 295, तो इसमें 300 आएगा कि नहीं आएगा। तो कितना बड़ा ब्लंडर हुआ। हम बोले 300 BC, जैसे कि यहाँ 323 है ना, 300 BC में यदि कोई घटना हुई होगी तो उस समय राजा कौन होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। कन्फ्यूज हो गया। देखिए 323 से ये घटते क्रम में जीरो की तरफ जा रहा है, तो 295 यदि पहुँच गया तो 300 भी क्रॉस करेगा ना टाइमलाइन पर। आपको समझ में आ रहा है, हिस्ट्री का टाइमलाइन समझते हैं ना। जैसे अब ये मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, ये तो पॉजिटिव जा रहा है, अब 323 यहाँ पर है, 3, 2, 3 और ये है 0 और ये है 2021, ठीक है। तो ये इधर ही बढ़ेगा ना, समझ आ रहा है टाइमलाइन, नहीं समझ आ रहा है। 323 में चंद्रगुप्त मौर्य आता है, नहीं यहाँ आएगा, और 295 तक है, यानी कि 23 साल इधर और 5 साल इधर, 28 साल बाद यहाँ पर 295 आएगा, 295, ठीक है। इसीलिए इसको BC कहते हैं, इस पेरिफेरल कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, यहाँ से क्राइस्ट, 0 से क्राइस्ट, और इसके आगे AD, एने डोमिनी, हाँ, ईस्वी सन, हाँ, उसके संदर्भ में भी कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आई? नहीं, आपके चेहरे से नहीं लग रहा है। नहीं, देखिए नहीं समझ के हाँ कहना कोई मतलब यहाँ पे कोई इनाम तो मिल नहीं रहा है। अब नहीं समझ में आ रहा, बोलिए नहीं समझ में आ रहा। सबसे अधिक ज्ञान उसी को होता है जो यह मानता है कि हमको ज्ञान नहीं है। जिस दिन ये अहंकार हो गया कि नहीं ज्ञान हो गया, एक बार आप उसको डिस्कस कीजिए। हाँ बताइए। मान लीजिए यदि हम कहते हैं कि अभी हम किस शताब्दी में हैं, तो 2021 में हैं, ठीक है, 21वीं शताब्दी में है, ठीक है, 21st सेंचुरी में है, और ईयर कौन सा है तो 2021।
लेकिन हमारा इसका इतिहास तो 2 लाख साल 3 लाख साल नहीं, 4.5 अरब साल पुराना है। तो हमको कहना चाहिए क्या, कायदे से यदि जीरो वहाँ से स्टार्ट होता तो कहना चाहिए था कि हम लोग अभी किस वर्ष में जी रहे हैं, तो 450 अरबवा वर्ष में जी रहे हैं, यही ना कहते हैं हम लोग। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग 2021 साल में जी रहे हैं, यानी ईसा मसीह का जो आना हुआ और उनका जिस तरीके से जाना हुआ, उस काल के बाद से जो चीज़ें हैं वो 2000 साल बीत चुकी हैं, ठीक है। और जो भी बात उसके पहले हुई, चाहे हड़प्पा सभ्यता हो चाहे ताम्रपाषाणिक हो, वो उसके पहले का है। तो जो पहले है और वो उससे हम बढ़ेंगे तो इधर की तरफ बढ़ेंगे ना, जीरो की तरफ पहले। समझ आ रही बात? थोड़ा और ठीक से समझ लीजिएगा तो समझ आएगा। तो इनके जो उपलब्धियां थी उसमें सबसे बड़ा था कि इन्होंने धनानंद को हराया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की है धनानंद को हरा के। और इसमें उनकी मदद की किसने? कौटिल्य ने, चाणक्य ने। क्यों ऐसा किया था? अपमान किया था ना। हाँ, तो शिखा का अपमान किया था कि चंद्र? हाँ, तो वही शिखा खोल दिए थे। तो वही विष्णुगुप्त थे, वही चाणक्य थे और वही कौटिल्य थे, अलग अलग नामों से रहे। उन्होंने ही किताब लिखी अर्थशास्त्र, जो कि आज भी भारत में मतलब पॉलिटी करने के लिए कई सारे सूत्र इससे लिए जाते हैं। अर्थशास्त्र को ध्यान से पढ़िएगा तो बहुत सारी बातें, जैसे मंडल, इसमें सप्तांग थ्योरी भी है, 7 भाग बताए गए हैं राज्य के। इसमें बताया गया है मंडल सिद्धांत, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत। कभी हो सकता है सवाल पूछ दे कि मंडल सिद्धांत कहाँ पर है, तो अर्थशास्त्र में है। मंडल सिद्धांत कैसे पड़ोसियों से संबंध रखे उसके बारे में, संकुल बनाने के बारे में, जो अभी आप लोग ग्रुप G1 G2 बनाते हैं, G20 है, क्वाड बन रहा है, लुकिस्ट पॉलिसी है, सारी पॉलिसियाँ इसमें पहले से है। यदि कहा जाए ऐसे पॉलिसीज़ का शुरुआत कहाँ से, तो अर्थशास्त्र से, ठीक है। उसमें कई ऐसी बातें हैं जो एक बात में पूरी बात समाप्त हो जाती है। जैसे कहा कि दोस्त का दोस्त तो दोस्त होता ही है, लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो यह सिद्धांत कहाँ से आया? दुश्मन का दुश्मन, समझ गया ना। तो किसी से दुश्मनी हो जाए तो उसका दुश्मन का पता करो, ये अपने आप में बहुत बड़ा रिसर्च हो जाएगा, ठीक है। अब फिर जब उसके साथ 2 दिन घूम लोगे तो अपने आप जाके अपना शहर बदल लेगा कि ये तो लड़का तो ये इसी में से पढ़ के और हम ही पे लागू कर दिया, बाद में चला गया। लेकिन शुरुआत में तो लोग इसका यूज़ किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। समूल विनाश का सिद्धांत इन्हीं का है। यदि किसी को समाप्त करना है तो थोड़ा भी संभावना मत छोड़ो, ये थोड़ा सा भी संभावना छोड़ दें। मान लीजिए कंधार में हमने 3 आतंकवादी छोड़े थे, तो वो 3 आतंकवादी बाद में आके कितने लोगों की जान ले गए। तो यदि हमने 145 लोगों को बचाने के लिए 3 लोगों को छोड़ा, वो भी आतंकवादी को, और बाद में यदि उनका आंकड़ा जोड़ेंगे कि उन्होंने कितने लोगों को मारा, तो 500 से ज़्यादा थे, ठीक है। इसी में आगे एक सिद्धांत आता है कि यदि राज्य को, मतलब देश को बचाने के लिए राज्य की बलि देना पड़े तो दे सकते हैं, और राज्य को बचाने के लिए यदि किसी ज़िले का बलि देना पड़े तो दे सकते हैं, और ज़िले को बचाने के लिए किसी गांव का देना पड़े तो दे सकते हैं, गांव को बचाने के लिए किसी परिवार का देना पड़े तो दे सकते हैं, और परिवार को बचाने के लिए यदि किसी व्यक्ति को बलिदान देना पड़े तो दे सकते हैं। और व्यक्ति को बचाने के लिए क्या होगा? सिद्धांत का बलि देना पड़े तो दे सकते हैं। इसीलिए कहा कि व्यक्ति को बचाने के लिए आपद काल में सिद्धांत का बलि भी दिया जाता है। आपद काल में हर आदमी अपना गुण छोड़ देता है। आपद काल तो ऐसा है ना कि परमाणु भी प्रॉपर्टी चेंज कर देता है। जब ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो जितना भी पहले से स्थापित थ्योरी है सब फेल, ठीक है। चलिए आगे आइए। अब इनके बारे में जो होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य थे क्या, शूद्र थे, क्षत्रिय थे या वृषल थे, यानी नीच कुल के थे, तो सबने अलग अलग कहा। लेकिन इनको जैसे मान लीजिए ये है शूद्र, तो ब्राह्मण साहित्यों में और पुराण में इनको शूद्र कहा गया, बौद्ध और जैन में इनको क्षत्रिय कहा गया, और वृषल कहा गया मुद्रा राक्षस में। लेकिन वृषल मतलब नीच कुल का, मतलब वही नीचे छोटे जात का ये, लेकिन ज़्यादा मान्य है बौद्ध और जैन सिद्धांत। और प्लूटार्क ने इनके बारे में कहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, कि इनकी सेना बहुत बड़ी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखिए, हम लोग यहाँ रहते हैं लेकिन इसका महत्व नहीं जानते हैं, हम ऐसे नॉर्मल आपसे बात बता रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जो किला था ना, यदि वो एज इट इज़ बचा होता तो वर्ल्ड में आज तक उससे बढ़िया कोई महल नहीं बना था। इतना बढ़िया महल बना था।
और महल बना के, जैसे आप लाल किला देखे होंगे, लाल किला के चारों तरफ कैसे वो गड्ढा बना के और क्रोकोडाइल वगैरह डालने का जगह बनाया हुआ है। लाल किला देखा है आप लोगों ने? लाल किला के बाहर में जैसे जहाँ से आप गेट से एंटर करते हैं, है ना, गड्ढा टाइप का, तो उसमें क्रोकोडाइल छुड़ा रहता था, पानी रहता था और कोई आदमी जंप करके नहीं जा सकता था उसको। तो वैसे ही इसने अपना पूरा का पूरा महल बनाया था, खंभे पर आधारित था पूरा महल, और उसमें लकड़ी से उसका बाउंड्री बनाया गया था, खूब शानदार, मतलब, और अंदर भी लकड़ी का खूब बढ़िया वर्किंग किया गया था, और गड्ढा चारों तरफ बना के और उसको फिर से डबल फोर्टिफिकेशन किया गया था। और अंदर में जाने के बाद वो लगता था ना कि एक बतना और सूसा का जो उसमें साम्राज्य बहुत बड़ा हुआ करता था। तो ये सब जो आए वहाँ, जो कि एक बतना और सूसा जो मिडिल ईस्ट में देखकर वो बोले कि उसके आगे वो पानी भर रहा है, इतना शानदार था। लेकिन समय के साथ वो दब गया और कुछ अवशेष मिले उसके, लकड़ी के कुछ महल के अवशेष मिले हैं कुमरार एरिया में, चंद्रगुप्त। तो कहने का मतलब है कि हम वैसी सभ्यता में रह रहे हैं। आज दिल्ली जो है कब राजधानी बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 12 पकड़िए, हाँ हाँ हाँ, तो मान लीजिए 11 से आज 21 है, 110 साल हैं। उसके पहले कलकत्ता रही बहुत साल तक, आगरा भी रहा। भारत में राजधानियों का यदि देखा जाए तो कलकत्ता, आगरा, दिल्ली, यही है ना। इसका इतना महत्व है। और बिहार की जो राजधानी है पटना, वो भारत की राजधानी कितने वर्षों तक रही? हर्यंक वंश उदयन के समय से यदि पकड़ लीजिए तो भारत की राजधानी रही है। अरे पटना ने रहे, कुछ दिन राजगीर भी रहा, तो यही राजधानी रहा, यही रहा। और कब तक रहा? जब तक गुप्तोत्तर काल नहीं आ गया, यानी 647 के बाद भी रहा, मतलब कि हर्षवर्धन के काल के बाद भी रहा। शुरुआत लगभग मौर्य काल से, यानी 300 BC से, और अंत 700 AD के आसपास तक। उसके बाद भी बना रहा, लेकिन 700 तक तो प्रोमिनेंस रहा इसका, बीच में कुछ दिनों को छोड़ दिया जाए तो। यानी लगभग 1000 साल तक देश की राजधानी यही पाटलिपुत्र रहा, और हम उस धरोहर को बचा नहीं पाए। यदि कोई 100 साल तक राजधानी रहा है तो पर्यटक की भीड़ लगी हुई है। यहाँ 1000 साल तक यहाँ पर राजधानी रहा है और हमारे यहाँ पर्यटक आते ही नहीं है। तो उनका खोज करते, उनको संरक्षित करते, फिर उनको संग्रहालय के रूप में डेवलप करते। तो यहाँ तो वही चीज़ है, थोड़ा सा अपने इतिहास को मजबूती से जानना इसलिए ज़रूरी है कि उस चीज़ का फिर आप भविष्य में प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आइए, जस्टिन ने इनके बारे में कहा है कि 305 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर कौन था, ये पूछ सकता है। सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के पास आया था लड़ने के लिए, और यह था सिकंदर का उसका सेनापति था, लेकिन ये खुद हार गया। सेल्यूकस निकेटर हार गया, तो हार गया तो इसका तब बाप बाप करने लगा होगा, धर लिया ये। तो एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पोरोप्लिस, ये 4 जगह, हेरात, कंधार और काबुल, ठीक है। ये जेड्रोसिया और पेरोप्लिस मिला के काबुल बनता है आज के डेट में। ये दोनों मिला के काबुल है। अराकोसिया मतलब कंधार और एरिया मतलब हेरात। ये सारा जो जगह था, हाँ, उधर मध्य एशिया में, इन सबको वो मिला के दिया दहेज। एरिया मतलब हेरात, अराकोसिया मतलब कंधार और जेड्रोसिया मतलब काबुल, और पेरोप्लिस, ये दोनों मिला के काबुल, ठीक है। तो ये दहेज के रूप में दिया। तो दहेज, अब बोले कि लड़की का बात है नहीं, दहेज कहाँ से आ गया? तो लड़की का नाम था हेलेना। ये तो याद रहेगा तुमको, पूरा तो टक से बोल रहे, ठीक है। तो हेलेना से शादी हुई, यानी विवाह संबंध से राजनीतिक स्थिरता और व्यापकता, इसको समझिए। अब ये क्या होगा संबंध, जैसे कि कौशल का अवंती से, अवंती का इसे मगध से, ऐसे शादी विवाह करके क्या होता है कि मान लीजिए कम से कम कोई भी राजा जाके अपने दामाद को नहीं ना मारेगा। यदि मान लीजिए यहाँ का राजा वहाँ के राजा को या राजकुमार को दामाद बना लिया तो वो सुरक्षित हो गया। यदि किसी ने शादी कर लिया तो सुरक्षित हो गया। तो इसको कहते थे
विवाह संबंध से राजनीतिक विस्तार, ठीक है। हाँ, वो वहीं से स्टार्ट हो गया था। तो ये जो आया सेल्यूकस निकेटर हराया, दहेज में ये लिया और 5,500 हाथी लिया, ठीक है। और ये क्रम आगे भी चलेगा, पुर्तगालियों तक चलेगा ये। जब उससे मुंबई का द्वीप ले लेगा, सॉल्सेट द्वीप, तो वही दहेजे में है, तो दहेज के हिसाब किताब फिर आगे उस तरह से लेन देन चलेगा। अलास्का में भी, अलास्का वाला जो पढ़ेंगे, अमेरिका से रसिया का पार्ट था वो पहले, जो आज अमेरिका का पार्ट है वो रसिया का पार्ट है, पैसा लेके खरीद लिया है, ऐसा है, टोकन मनी, ठीक है। एपियानस करके एक था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के युद्ध का वर्णन देता है, लिख लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के युद्ध का वर्णन कौन देता है, तो एपियानस। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्षेत्र विस्तार पर ध्यान दिया, और क्षेत्र विस्तार में ध्यान देने से फ़ायदा क्या हुआ कि कश्मीर से लेके मैसूर यानी कर्नाटक तक, और इधर आपको बंगाल से लेकर ईरान तक, पाकिस्तान पूरा का पूरा तो भारत में था ही, पाकिस्तान तो एपियानस। कहने का मतलब है कि ये सब स्थितियां वहाँ पर आ गई तो उसका निदान का भी उपाय वहाँ दिख गया कहीं ना कहीं। वो मतलब चूँकि आज जो उत्तराधिकार में आता है कि ये जन्म लेगा तो उसका क्या विधियाँ बनेंगी, और यदि वो दत्तक पुत्र होगा तो फिर डलहौजी को क्यों समस्या आई। तो इसी तरह से क्या है कि समस्याएं आई तो उसका समाधान भी समय के साथ विधि के ग्रंथों में मिला, ठीक है। चलिए यहाँ आगे आइए। दक्षिण भारत विजय की जानकारी, अहनानुरु और मोरनानुरु, ये दो किताब है, अहनानुरु और मोरनानुरु। दक्षिण भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के विस्तार की जानकारी मिलता है, और मोरनानुरु और अहनानुरु। और बंगाल विजय की जानकारी महास्थान लेख, बंगाल विजय की जानकारी महास्थान लेख से। और यही भद्रबाहु के साथ गए थे, तो कल ही बताए थे आप लोगों को, भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला गए, सल्लेखन करके इन्होंने शरीर त्याग किया हैं। अब ये तो एक षड्यंत्र की थ्योरी है, लेकिन कहा जाता है कि इन्होंने अशोक के फेवर में खुद धर्म मतलब अपने राज्य का त्याग किया था, और जैन मुनियों के प्रभाव में आने के चलते इनके अंदर उसकी इच्छा समाप्त हो गई थी। संलेखन, चूँकि उस समय दुर्भिक्ष पड़ा था 12 साल का, इन्हीं के आखिरी समय में 12 साल का अकाल पड़ा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो 12 साल का जो अकाल पड़ा, तो उस अकाल के बाद एक धड़ा चला गया था उधर साउथ, उसी में साथ में गए, और भूखे प्यासे रह के, भूखे जनता भूखा है तो आप भी भूखे रहिए, मर गए। और उसको जैन में संलेखन कहा गया, संधारण या संलेखन। लेकिन उस चाणक्य अब उसमें देख रहा होगा ना कि भाई जो अगला पीढ़ी है वो तैयार है। हाँ, चाणक्य को भी अंत में मारा ही गया था। वही जो दिखाता भी तो है सीरियल में, वो वही क्या महास्थान। अशोक के अभिलेख से भी जानकारी मिलती है, मतलब इसका दक्षिण भारत के विजय की जानकारी अशोक के अभिलेख से भी मिलती है, और बंगाल विजय की जानकारी मतलब कि महास्थान अभिलेख से मिलती है, महास्थान। तो यदि पूछ दे कि 12 साल के दुर्भिक्ष का या अकाल का जिक्र कहाँ मिलता है, तो जैन ग्रंथों में, ठीक है। आगे आइए, बिंदुसार को देखिए, इनके बाद का कालखंड होगा, यहाँ के बाद 95 2-3 साल का उठा पटक है, उसके बाद फिर आपको बिंदुसार 72 तक, 72 में फिर अशोक। तो 72 में तो बिंदुसार का नाम में, जैसे वहाँ पर जाति में चल रहा 3, यहाँ पर है अमित्रोचेटस, मद्रसार और सिंहसेन। ठीक है, क्या? हाँ, अमित्रघात। अमित्रघात भी शत्रुनाशक भी कहीं दे देता है, शत्रुनाशक, अमित्रघात, ये अमित्रोचेटस,
ऑल आर सेम। हाँ, वो पूछा था मित्र घाट। तो अमित्रोचेटस, मद्रसार और सिंह से, तो किसमें कहा गया है? यूनानी ग्रंथों में अमित्रोचेटस समझ में ऐसे भी आ रहा है, मद्रसार वायु में मद्र, ठीक है, पुराण में मद्रसार, और सिंह सेन जैन में कहा गया। तो यूनान के साथ इनके समय भी जो यहाँ संबंध शुरुआत हुआ यूनानियों के साथ अच्छा, तो यहाँ भी यूनानियों के साथ संबंध अच्छे बने रहे, और इनके यहाँ भी कुछ और राजदूत आए, जैसे वहाँ राजदूत आए तो यहाँ भी राजदूत आए। तो एक डायमेकस आया, यह एक सीरियाई शासक था, एंटीओकस, उसका ये दूत था। डायमेकस कौन था? तो एंटीओकस का राजदूत था। यह जानकारी दिया किसने? तो स्ट्रैबो ने। स्ट्रैबो ने बताया कि बिंदुसार के दरबार में सीरियाई शासक एंटीओकस का राजदूत डायमेकस आया था। एक इसका कहानी खत्म। एक और आया डायनोसियस। तो डायनिसियस जो था वह भी आया, यह बताया प्लिनी ने, और यह कहाँ का था? मिस्र का राजदूत था। यह सीरिया से और यह मिस्र से। तो यहाँ आया कौन? आया है डायनिसियस, बताया कौन? प्लिनी। अब भेजा कौन? तो मिस्र का शासक। यहाँ आया कौन? तो डायमेकस। भेजा कौन? तो एंटीओकस। और बताया कौन? स्ट्रैबो। तीन इन्फॉर्मेशन है एक में। क्लियर? समझ जाइएगा। 2-3 बार रिपीट करते करते इतना, इस सब में सूत्र, जहाँ सूत्र का जो है वो हम बताएंगे, ये सब सूत्र का नहीं। सवाल जब पूछेंगे ना एग्जाम में तो खुद ही आपको सब याद हो जाएगा। मान के चलिए कि यहाँ पे हम पूछेंगे एक सवाल, इससे हम बनाएंगे। तो डायमेकस आता है, एंटीओकस का राजदूत है, सीरिया का जो राजा है, और स्ट्रैबो इसकी जानकारी देता है। डायनिसस यहाँ पर आता है, डायनिसस। प्लिनी इसकी जानकारी देता है, और वह मिस्र का राजदूत है। मिस्र का जो राजा था उसका नाम था टॉलेमी फिलाडेल्फस। ये टॉलेमी राइटर नहीं, टॉलेमी फिलाडेल्फस मिस्र का शासक, जैसे एंटीओकस सीरिया का शासक। ठीक है। एथेनियस ने बताया कि सीरिया का जो शासक था एंटीओकस, उसको थोड़ा सा भारत का आदमी का क्या था, जान पहचान हो गया तो सोचा कि क्या ले सकते हैं, नहीं हो सकता। तो बिंदुसार का थोड़ा जान पहचान हो गया तो पहले ही जाएगा ना तो देख लेगा यहाँ पे, मतलब घर में बैठते पूरा मुआयना कर लेगा कि हाँ हमारे काम का क्या है। तो पता लगा लिया कि नहीं इसका है अंजीर बहुत अच्छा मिलता है, सूखा अंजीर है। दारू का बोतल सब देखा तो बोला कि अंगूरी शराब या मीठी शराब, मतलब यहाँ तो दारू मतलब महुआ तब भी रहा होगा। तो वहाँ देखा कि बढ़िया बढ़िया फाइन ग्लास में एकदम दारू रखा हुआ है। तो वो भी बोला कि ये भी भेज दे तो अच्छा रहता है। एक चिट्ठी लिखा कि हमको मीठी शराब और अंजीर, सूखा अंजीर और दार्शनिक एक फिलोसफर भेज दीजिए। तो उधर राजा था कि ना ठीक है 2 चीज़ तो भेज देंगे, दार्शनिक खरीद बिक्री की चीज़ हमारे यहाँ नहीं है, आपके यहाँ भेजते होंगे। तो नहीं भेजा। तो यही पूछता है कि ये मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक का मांग किया, दोनों में टिक लग गया, यस, इसको ना कर। ठीक है। चिट्ठी, तो ये चिट्ठी किसने लिखी, किसको लिखी और क्या मांगा, क्या मिला क्या नहीं मिला, 4 सवाल है इसमें। किसने चिट्ठी लिखी, किसको लिखी, क्या मांगा, क्या मिला क्या नहीं मिला। ये तो इस एक लाइन से क्लियर है। आगे बढ़िए। दिव्यावदान में क्या है, इसके समय में 2 विद्रोह हुए थे, उसका जिक्र है। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार के समय में 2 विद्रोह का जिक्र करने वाला ग्रंथ कौन है? दिव्यावदान। दिव्यावदान में भी 2 है और विद्रोह भी 2 है, तो याद रहेगा 2 विद्रोह का जिक्र। अब क्या कि जैसे विद्रोह हुआ तो सबसे पहले सुसीम को भेजा। नहीं, अशोक को पहले नहीं, सुसीम को पहले भेजा। हाँ, ये बेटा भी था उसका, सुसीम बिंदुसार का बड़ा बेटा था, तो उसको ये भेजा पहले। लेकिन ये पूरी तरह से दबा नहीं पाया, तक्षशिला के विद्रोह का दमन ये नहीं कर पाया। तो फिर अशोक को भेजा गया, अशोक ने उसको समाप्त किया। ठीक है। और ये पूछा जाए कि मान लीजिए ये थे जैनियों के मतावलंबी, तो ये किसके थे? बौद्ध के? जैन नहीं थे, आजीवक संप्रदाय के। देखिए तो मक्खली गोसाल के द्वारा जो स्थापित किया गया था संप्रदाय, हम लोग सब संप्रदाय देख रहे थे, मक्खली गोसाल का स्थापित संप्रदाय आजीवक संप्रदाय।
जैन का प्रभाव है, लेकिन बेसिकली आजीवक थे ये। आज यदि पूछ दे तो आजीवक अलग से मारना पड़ेगा। तो जिसके संस्थापक थे मक्खली गोसाल। ये समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद तो फिर हम लोग इसके महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में देखेंगे, लेकिन अब आ जाएगा अशोक। और अशोक के लिए तो एक बोर्ड भी कम है, और मेरे बोर्ड पे जगह नहीं बचा था। इसको मिटाने का हम सोच नहीं सकते थे, और आगे लिखने का कोई मतलब नहीं था। अशोक के बारे में जो जानकारी मिलती है वो खुद देने वाला अशोक सबसे ज़्यादा है। बाकी जानकारियाँ तो अर्थशास्त्र से मिल ही रही हैं, तमाम चीज़ों से मिल रही है, लेकिन अशोक के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी कौन देता है? खुद अशोक के अभिलेख। तो हम लोग अशोक का अभिलेख का एक अलग से कर लेते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, जब सुन लीजिए, बाद में उसको लिख लीजिएगा। ऐसे अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उसको अलग अलग भाग में बांटते हैं। एक है अशोक का बृहद शिलालेख, एक अशोक का लघु शिलालेख, और एक स्तंभ लेख। 3 कैटेगरी है। क्या क्या? अशोक का बृहद शिलालेख, हाँ, तो बृहद शिलालेख 8 जगह पर है। कितने जगह पर है? और 8 जगह पर 14-14 बात है। इस बात को समझिएगा, क्योंकि कम से कम 10 ऐसे हम लोग यूट्यूब चैनल को हम देखे हैं जो इस बात को धड़ल्ले से गलत पढ़ा रहे हैं, और उनका व्यू करोड़ों में है। यानी 1 करोड़ लोगों की ज़िंदगी से वो बिना सोचे समझे खेल रहे हैं। ठीक है, जैसे इस बात को समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, इसको यूज़ कर लेते हैं। ये मान लीजिए 8 जगह है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जगह है ये। इन सब पर एक एक ऐसे करके अभिलेख के लिए एक एक बोर्ड लगा हुआ है। ये बोर्ड है, और इस बोर्ड में 14 बातें लिखी हैं। यहाँ 1 है और यहाँ 14 है। इसको हम लोग कहते हैं 14 बृहद शिलालेख, और ऐसा ही हर जगह है। यहाँ भी यही चीज़ है, यहाँ भी यही चीज़ है। ये नोटिस बोर्ड है। मान लीजिए हमने लिखा कि कल क्लास बंद रहेगा, तो हमने ग्रुप में डाल दिया। तो ये उनका तो व्हाट्सएप ग्रुप था नहीं, तो अलग अलग जगह पर ये जाके लगवा दिए। और लगवाने का भी तर्क क्या है? ऐसे जगह पे लगाइए जो किसी अच्छे राजमार्ग को क्रॉस करता हो, जहाँ पे व्यूअरशिप मिले। व्यू का मामला वहाँ भी था कि जहाँ अधिक व्यूअरशिप मिले, चौराहे पे लगाए। फिर साम्राज्य के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर जगह लगाइए, ताकि जो एंट्री करे हमारे राज्य में वो भी ये जान जाए। राज्य के सेंटर में भी लगाइए और चारों तरफ लगाइए। और ये इतने मिले हैं, हो सकता है इससे अधिक जगह पर रहे हों, लेकिन मिले हैं 8। अब वो लोग क्या पढ़ा रहे हैं कि ये जो अभिलेख है ना, ये 14 अभिलेख है, तो ये 8 जगह है। 8 तो बेचारा कहीं इन्फॉर्मेशन में मिल गया कि 8 है, लेकिन उन लोग को समझ में नहीं आ रहा कि ये 8 में 14 सेट कैसे होगा। तो सब कर क्या रहा है कि बोला कि 2 ठो यहाँ लिखा है, 2 ठो इसमें लिखा है, 1 ठो इसमें है, 3 ठो इसमें है, 4 इसमें है, ऐसे करके 14 वो लोग पूरा कर दे रहा है। और 1.5 करोड़ व्यू है एक गलत इन्फॉर्मेशन का। जैसे कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, तो 599 लिखने वाला का व्यू भी 24 लाख है। इसीलिए नेट का जो भी सोर्स है वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है। अब ये कितनी बड़ी सूचना है जिसको कि गलत तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आप लोगों को क्लियर हो गया? इस क्लास में किसी को आपत्ति? ये 14 अभिलेख नहीं हैं अलग अलग, ये एक ही शिलापट पर 14 बातें हैं। 14 एक ही शिला मतलब एक पत्थर। जैसे अभी हम लोग कॉपी कागज़ ले रहे हैं, तो कॉपी कागज़ नहीं ना था तब, फ्लेक्स बोर्ड था, साइन बोर्ड की नहीं, ग्लो साइन बोर्ड लगा दो, नहीं था। ये 14 बातें हैं। समझो कि ये जो हमारा वाइट बोर्ड है ना, ये पत्थर का बना हुआ है, ये हम 8 जगह जाके लगवा दिए। तुमको दे दिया कि ऐसा करो कि इसको 8 जगह लगवा देना। ऐसा जगह लगाना कि मैक्सिमम लोग पढ़े, हमारी जनता को हमारी बात, हमारी सोच, हमारी प्रवृत्ति, हमारे आगे के योजनाओं का पता होना चाहिए। तो उसके लिए ये व्यवस्था की गई। टॉपिक अलग अलग, इसी को तो पढ़ना है। सब में एक ही बात है। 14 लाइन जो यहाँ लिखा है वही 14 लाइन यहाँ लिखा है। ये 14 बात है अलग अलग, लेकिन ये जो 14 बात का एक सेट बना, ये सेट ही हर जगह है। एक में अलग अलग बात है नहीं। हाँ बस, जैसे एक हमने क्यों नहीं इतना बनाया, एक बनाया, ये जो बन गया ना, अब इसी का समझो कि बाकी कारीगर आया, बोला उसको लिखने नहीं आता, बोला इसको देख के सब तुम लोग 8 और बना दो 7 और, और ऐसा ही बना दिया, जाके सब जगह लगा दिया। ये सूचना हर जगह।
तो अब ये सूचना डाली कहाँ कहाँ गई उसको लिखिए। ये गुजरात उड़ीसा में 2 जगह डाली गई, धौली और जौगढ़। 8 जो जगह हैं वो लिखिए, धौली और जौगढ़, धौली और जौगढ़। और 2 पश्चिम प्रांत में है, जो एकदम पश्चिम में चला गया पाकिस्तान, मनसेहरा और शहबाजगढ़ी। मनसेहरा और शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में, तक्षशिला के आसपास, जहाँ विद्रोह दबाने के लिए सुसीम गया था। तो मनसेहरा और शहबाजगढ़ी, ये 2 हो गए, कितने हो गए? 4 हो गए, मनसेहरा एंड शहबाजगढ़ी। उसके बाद एक था देहरादून में, जिसका नाम था कालसी। देहरादून में एक जगह है, वो उसका नाम था कालसी। कालसी जी। और एक था महाराष्ट्र में, जिसका नाम था सुरपारक। महाराष्ट्र में सुरपारक, हाँ, जिसको सोपारा भी कहते हैं, लेकिन मूल नाम है उसका ऐतिहासिक सुरपारक, और हो गया सोपारा। सोपारा, सुरपारक, हाँ वही नाला सोपारा वाला सोपारा। महाराष्ट्र नहीं, सोपारा में है, सोपारा। सुरपारक जगह उससे ले लिया सुरपारक, तो महाराष्ट्र को सोपारा से जोड़ लीजिए। एक था गुजरात में, जिसका नाम था गिरनार। कितने हो गए? 7 हो गए। और एक है साउथ में, उसका नाम है येरागुड़ी। येरागुड़ी, येरागुड़ी जी। ऐसे साउथ में जब बोलो तो ऐसे बोलो, आइए येरागुड़ी जी, तो उसको थोड़ा सा येरागुड़ी। साउथ का आदमी जब बोलेगा तो समझ में आना चाहिए कि साउथ का। एक आदमी हमको बोला, जब हम शुरू में इंग्लिश बोलते थे दिल्ली में जाकर, बोला कि आप इंग्लिश बोलते हैं तो लगता है भोजपुरी बोल रहे हैं। हम लोग तो वो बोला कि आप जैसे ही बोल के फिनिश किया तो हम बोले कि जो तो हमारे देश के वित्त मंत्री जब बोलते हैं लगता है कि साउथ का आदमी बोल रहा है। तो जो आदमी जहाँ का है वहाँ का एक्सेंट तो थोड़ा सा ले कर रखेगा ही। अब मूल छोड़ना जिसका स्वभाव हो, छोड़ के हवा में चला जाए। हम लोग तो इतनी सहजता अंग्रेजी में रखते हैं कि भोजपुरी की तरह अंग्रेजी बोल लेते हैं। तो कई बार किसी चीज़ों का हाजिर जवाब बहुत काम करता है। अब क्या है कि इन सब में मैक्सिमम की भाषा जो है, अशोक के अभिलेखों की मैक्सिमम की भाषा पाली है, लिपि ब्राह्मी है। लेकिन जो साउथ में जाएगा, जैसे मनसेहरा और शहबाजगढ़ी, उसका खरोष्ठी है, ठीक है, अरामाइक और खरोष्ठी। तो अशोक के जो हैं ज़्यादातर यदि पूछा तो भाषा पाली, लिपि ब्राह्मी, और अपवाद पूछेगा तो मनसेहरा और शहबाजगढ़ी में लिपि खरोष्ठी, जो उल्टा लिखा जाता था। समझ गए? भाषा पाली, लिपि ब्राह्मी, और उसको यदि साउथ में जाएंगे तो लिपि खरोष्ठी, और वहाँ पर कहीं कहीं अरामाइक। वेस्ट में जाएंगे तो जैसे कि शहबाजगढ़ी और मनसेहरा जो है ना, यहाँ खरोष्ठी है। इसमें और कंधार में जाइएगा तो और अरामाइक हो जाएगा। कंधार में भी कुछ अभिलेख उसका मिला है अशोक का, तो वहाँ पर अरामाइक स्क्रिप्ट आ जाता है। तो अरामाइक खरोष्ठी, और ऐसे पहले क्या था, ब्राह्मी, और एक क्या हो गया, यूनानी। ये 4 लिपियां हैं अशोक के अभिलेख की। अशोक का अभिलेख का लिपि पूछे तो अरामाइक, खरोष्ठी, यूनानी और पाली, ये ब्राह्मी। तो ब्राह्मी लिपि को आप लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप को, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। लेकिन कोई एक और थे, स्टीफेंसन या ऐसे कुछ नाम है, हम देख के बता देंगे आप लोगों को। वो अशोक के अभिलेख पे स्पेशल रिसर्च करने वाला है। यदि पूछ दे कि अशोक के अभिलेख पर विशेष रिसर्च करके उसकी लिपि को पढ़ने का प्रयास करने वाला बंदा कौन था? स्टीफेंसन या ऐसे कुछ नाम था, हम देख के बता देंगे, ठीक है।
तो अशोक के अभिलेख का ये क्षेत्र हो गया, लिपि हो गई। अब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है उसका कंटेंट। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? 14 जो बात लिखा है यही ना इतिहास है, ये 14 बात, ठीक है, याद है आप लोगों को? ठीक है। तो पहला है अशोक के अभिलेख को हम लोग जो बृहद शिलालेख है, उसमें 3 कैटेगरी है ना, बृहद शिलालेख, लघु और स्तंभ। तो बृहद शिलालेख में जो 14 हैं, ज़्यादातर सवाल उसी से आते हैं। उस 14 में जो पहला है वह है पशुवध निषेध। क्या है? पशुवध निषेध। लेकिन अशोक जो एक राजा है वह व्यवहारिक राजा है, यदि निषेध भी करता है तो उसमें कहीं ना कहीं एक संभावना शून्य तक, एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। कहता है कि नहीं, हमारे राजकीय पाकशाला में मतलब 1 हिरण और 2 मोर मारे जा सकते हैं, यानी राजकीय पाकशाला में यदि इनका होता है तो पशुवध निषेध मतलब एकदम शून्य की तरफ नहीं गया, कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा भी उसमें है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं है, अलग से। तो पहले में पशुवध का निषेध, यह मेन है, और भी बातें हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पशुवध का निषेध। ठीक। दूसरा जो है सेकंड है, पहला याद रहेगा, प से पहला, प से पशुवध, कोई दिक्कत? अब 14 में आपको एक याद हो गया। दूसरा जो है उसमें 2 बातें, तो ये ऐसे याद है कि दूसरा में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। तो एक कहा कि मानव की चिकित्सा और पशु की चिकित्सा दोनों की बात है दूसरे में, यानी 2 चिकित्सा की बात है। किस तरह की चिकित्सा? एक मानव का मेडिकल ट्रीटमेंट और एक जानवरों का भी, पशुओं का भी। यह दूसरे में 2 महत्वपूर्ण बात है, मानव और पशु का चिकित्सा। इसके अलावा मतलब कई पड़ोसियों का जिक्र है, दूसरे देशों का, तो दूसरा में दूसरे देशों का जिक्र है, ये भी रख सकते हैं, जैसे चोल, चेर, पांड्य, ताम्रपर्णी, जैसे श्रीलंका को ताम्रपर्णी कहते थे, तो इनका जिक्र किस में आता है? दूसरे देशों का जिक्र दूसरे वाले में आता है, कोई दिक्कत? तो पहला में पशुवध निषेध और दूसरे में दूसरे देश। कहीं भूलने वाली भी बात नहीं है, ठीक है। तीसरा जो आता है उसमें आता है कि 3 तरह के मतलब क्या बोलते हैं, अधिकारियों का जिक्र है। 3 तरह के अधिकारी का जिक्र है। अधिकारी का नाम क्या है? युक्त, राजुक और प्रादेशिक। युक्त, राजुक और प्रादेशिक। सिटी रज्जुक जो होता है वो न्यायाधीश की तरफ बिहेव करता था, पहले वो मापिन का अधिकारी होता था। युक्त जो है सिटी ऑफिसर की तरफ बिहेव करता था, प्रादेशिक प्रदेश का एक अध्यक्ष टाइप का होता था। तो तीसरे में 3 तरह के अधिकारी का जिक्र है, और भी बातें हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। उसी में कहता है कि समय समय पे यात्रा करेंगे, जिसको अनुसंधान कहेंगे, यानी हर 5 वर्ष पे आप एक बार अपना क्षेत्र का दौरा जरूर कीजिए। इन लोगों को आदेश देता है राजा कि आपके क्षेत्र में अनुसंधान होगा। नहीं, ये तीसरे की बात कर रहे हैं। तीसरे में ये जो है तीनों, जो 3 अधिकारी की बात हो रही है, ये अधिकारी हर 5 साल पे दौरा करेंगे, उस दौरे को कहते हैं अनुसंधान। उसका जिक्र भी तीसरे में है, याद रहेगा। तो पहला पशुवध, दूसरा में 2 तरह की दवाई खाना, चिकित्सा, और दूसरे देश। ताम्रपर्णी का जिक्र कहाँ आता है पूछ देगा तो श्रीलंका दूसरे में, क्योंकि वो भी दूसरा देश है, ठीक है। अब ये दूसरा देश का जिक्र कहीं और भी आएगा तो वहाँ पे हम लोग रिपीट कर लेंगे, ठीक है ना। अब चौथा याद कीजिए, चौथा 4 है ना। तो धम्म में 3 वर्ड है, धम्म में 3 वर्ड है। धम्म मतलब अशोक के धर्म को धम्म बोलते थे, क्योंकि चक्रे का चक्का हो जाता है ना, चक्र का मतलब कि जो अपभ्रंश होता है उसमें धर्म का धम्म हो गया, यानी संस्कृत में जो धर्म है वह पाली में धम्म हो गया, ठीक है, और कोई फ़र्क नहीं है। तो जो धम्म में 3 वर्ड था, तो अब वो भेरी घोष, याद रखिएगा, भेरी घोष। भेरी घोष होता है जब युद्ध के पहले जो बजाया जाता है ना, उसको भेरी कहते हैं। तो भेरी घोष यानी युद्ध, तो भेरी घोष के जगह धम्म घोष होगा, यानी 4 के जगह 3 होगा। भेरी घोष में 4 अक्षर है ना, याद रख लीजिएगा। भेरी घोष अब नहीं होगा, इसका जिक्र है चौथे में, याद हो गया। भेरी घोष में 4 अक्षर है, याद रहेगा। युद्ध का ऐलान भेरी घोष से होता है, वो नहीं होगा, अब क्या होगा? धम्म घोष होगा, और यह कह रहा है चौथे में।
4 चौथे की बात, भेरी घोष नहीं होगा, यह बात चौथे में, कोई दिक्कत। चलिए पांचवा में धर्म महामात्य की नियुक्ति की बात है। ये एक तो अलग से याद कर लीजिए, इसमें कोई सूत्र मत लगाइए, ठीक है ना। धर्म महामात्य की नियुक्ति की बात है। इसी में एक महिला की भी बात आती थी झाका की, लेकिन कई बार वो दूसरे के बारे में भी आ जाता है, तो वो हम अलग से कंफर्म करके बताएंगे। धर्म महामात्य कन्फर्म है कि इसी में आता है, ठीक है। अब अशोक जो है बहुत ही दयालु राजा है, कल्याणकारी है, और उसके बहुत सारे बातें बहुत जनता को प्रभावित करती हैं। एक बात बहुत प्रभावित करती है, वो छठे में लिखी है। न्यायप्रिय राजा है, यह छठे से ही सिद्ध होता है। कैसे? अशोक कहता है कि मैं जब ये 6 काम कर रहा हूँ, छठे में क्या कहता है, मैं जब ये 6 काम कर रहा हूँगा, उसको कैसे पता कि याद करने में सुविधा होगा अश्विनी को, कि 6 काम बोल देंगे तो ठीक रहेगा। तो 6 काम कि चाहे मैं सो रहा हूँ, चाहे मैं अपने घर में बैठा हूँ, मैं भ्रमण कर रहा हूँ, मैं आसन पर हूँ, चाहे सैया पर हूँ, 6 तरह का बात उसमें उसने जिक्र किया है। ये सब में से कोई भी काम कर रहा हूँ तब भी मेरी जनता आके घंटा बजा सकती है, न्याय मांग सकती है। वो रात में 12 बजे भी आ सकती है, सुबह 6 बजे भी आ सकती है। तो सुबह 6 काम करते समय भी सुबह 6 बजे आकर जनता हमसे न्याय ले सकती है, मिल सकती है। यह बात छठे में कहा गया। छठा तक में कोई दिक्कत? एक बार रिपीट मारिए। पशु युक्त राजुक्त प्रादेशिक, कहीं 5वां में धर्म महामात्य। तो 5वां एक अलग से, उसके लिए मैंने सूत्र नहीं दिया है, बाकी सब सूत्र में बंधे हैं, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं। 6 हो गया ना, अब एक और करेंगे तो 7वां हो जाएगा। ठीक है। 7वां में सहिष्णुता, स से सहिष्णुता, स से सातों मेजर है। सहिष्णुता मतलब कि जो दूसरे को भी कंपैशन जो कहते हैं, कंपैशनेट, जैसे करुणा दया का जो भाव होता है ना, कंपैशनेट, दूसरे के साथ एपैथी, एम्पैथी, दैट इज सहिष्णुता, ठीक है। क्रुएलिटी का नाश, अपने अंदर के गलत चीज़ों को हटाना है, 7 तरह के अच्छे तत्वों का विकास करना है, कंपैशनेट होना है, सहिष्णु होना है, धर्म सहिष्णु, यानी कि दूसरे के धर्म को, दूसरे की बात को, दूसरे की भावना को, समस्या को समझना, ये 7वें में है, ठीक है। तो यह सहिष्णुता से जुड़ जाएगा 7वां, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब अशोक कहता है अपने एक 8वें पैराग्राफ में कि भाई हम बहुत यात्रा किए। पहले जब छोटे थे तो हम शिकार के लिए यात्रा करते थे, शिकार करते थे, तो शिकार यात्रा को विहार यात्रा कहते थे, ठीक है। फिर मैंने ज्ञान के लिए यात्रा की, जिसको संबोधि यात्रा कहा गया, ज्ञान के लिए। और अब मैं धम्म के प्रचार के लिए यात्रा करना चाहता हूँ, जिसको धम्म यात्रा कहा गया। तो क्या कहा, पहले शिकार करता था तो आखेट किया, उसको विहार यात्रा कहते थे। फिर ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो संबोधि मतलब ज्ञान प्राप्ति, तो संबोधि यात्रा किया। और अब जो है वो धर्म के प्रचार के लिए यात्रा करना चाहता है, तो धम्म यात्रा, यानी वो विभिन्न तरह की यात्राओं का जिक्र करता है। 8वें में यात्रा है। अब देखिए, आपको बड़ा, ये कभी नहीं भूलेगा ज़िंदगी में 8वां। अब 8 आप लिखते कैसे हैं? देखिए, यहाँ से मैंने शुरू किया, यात्रा में हम कहीं भी जाए आते वहीं हैं जहाँ से शुरू करते हैं, ये होता है ना। अमेरिका भी जाइएगा तो अंत में आके वही अपना जक्कनपुर में गली नंबर 3 शंभू शरण लेन में पहुँच जाइएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो जहाँ से शुरू करेगा वहीं पर समाप्त करेगा। 8 याद रहेगा, यात्रा 8, कोई दिक्कत? 9 उतना महत्वपूर्ण नहीं है। 9 में जो है कहा जाता है कि आप वही धर्म से संबंधित कुछ बातें हैं 9 में, तो 9 को अभी ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। 9 में छोटी मोटी बातें हैं। 10 में आइए। 10 में कहा गया कि कैसे आपकी कीर्ति स्थायी हो सकती है। ऐसे कहा कि मान लीजिए यह करने से आपको कीर्ति स्थायी नहीं होगा, धन का संग्रहण से नहीं हो जाएगा, खूब पैसा कमा लिए तो भी नहीं होगा। मान लीजिए आज से 100 साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा तो शाहरुख खान का नाम लिखा जाएगा उसमें? नहीं लिखा जाएगा।
नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि जो कमाई कीर्ति थी खत्म हो गई, उसको इस्टेब्लिश करना मुश्किल हो जाएगा फिर से। लेकिन आज से 1000 साल बाद विवेकानंद का इतिहास लिखा जाएगा, बुद्ध का आज 1000 साल बाद 2000 साल बाद हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। तो बुद्ध इसलिए नहीं पढ़े कि बुद्ध के पास बहुत धन था, उसका भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उसने कीर्ति को हानि किया, पत्नी को छोड़ दिया, मेलिंडा गेट्स को भी किया, तो ये अंततः ये सब धूमिल हो जाएंगे। गांधी जी का इतिहास पढ़ रहे हैं हम, लेकिन जमनालाल बजाज का इतिहास पढ़ते हैं? वो तो हम लोग जैसा कुछ आदमी है जो जबरदस्ती नाम ला के रख दे रहा है, तो थोड़ा बहुत लोग पढ़ ले रहा है। गांधी जी के जो बैंकर थे उनका नाम था जमनालाल बजाज, तो धन वहीं से आता था, लेकिन उनका नाम नहीं हुआ। तो इसलिए जब भविष्य में लिखाएगा इतिहास तो मोदी जी का लिखा जाएगा, लेकिन अंबानी का नहीं लिखाएगा, इतना पैसा होने के बावजूद, क्योंकि ये जब दब जाएगा ना तो फिर उठ नहीं पाएगा। उठता क्या है? कीर्ति। एक बार हम अजय जडेजा का इंटरव्यू देख रहे थे, उसने कहा कि देखिए हम लोग को ज़्यादा आप लोग कुछ लिखिए उखिए मत, क्योंकि इतिहास में हम लोग जाके ऐसे भी दब जाने वाले हैं। हम लोग को इतिहास में यदि कोई याद करेगा, केवल इसलिए याद करेगा कि हम लोग कभी तेंदुलकर के साथ खेले थे। इतिहास इतना आसानी से नहीं बनता है। जिस बात में मर मिटने का एहसास नहीं होता, उसका दुनिया में कोई इतिहास नहीं होता। तो आप 10 को याद कीजिए। तेंदुलकर को इसलिए लाया, तेंदुलकर के जर्सी पे 10 लिखा होता है। स्थायी कीर्ति वाले जितने भी अच्छे प्लेयर हैं, उनके जर्सी पर 10 लिखा होता है। 10 का जर्सी होता है ना, अपने टी शर्ट के पीछे नहीं खिलाड़ी लोग एक नंबर लिखते हैं, तो मैक्सिमम अच्छे प्लेयर का, मैराडोना का देखिएगा तो 10 था, मेसी का भी 10 है। तो ये स्थायी कीर्ति वाले लोग हैं, जिनकी कीर्ति अजर अमर है, तो 10 से उसको जोड़ दीजिए। मतलब स्थायी कीर्ति कैसे प्राप्त हो सकता है? तो उसमें अशोक कहते हैं धम्म के आचरण से। स्थायी कीर्ति और धम्म का आचरण। तो स्थायी कीर्ति की बात आए, धम्म के आचरण से स्थायी कीर्ति की प्राप्ति हो सकती है। इसकी चर्चा, इसके बारे में डिटेल बताया गया है 10 में। ठीक है। उसके बाद आता है 11। 11 कैसे लिखा था? 1 पर 1 11, ऐसे होता है ना, 1 पर 1 11। तो कह रहा है कि 1 से मत जुड़े रहिए, 1 से 2 की तरफ बढ़िए। मतलब उसमें जोड़े की बात की गई है। गुरु शिष्य का संबंध, व्यक्ति व्यक्ति का संबंध, मतलब एक एक जोड़े का था कि कैसे आचरण, शिष्ट आचरण कैसे होना चाहिए, ये 11 में इसकी बात की गई है। कोई दिक्कत? कि गुरु शिष्य संबंध, राजा प्रजा संबंध, इस तरह के संबंधों के बारे में चर्चा की गई है 11 में। ठीक है। और 12 में भी इसी नेचर की बात है। 12 में कहता है कि 1 से 2 की तरफ बढ़िए। यानी आप एक हैं तो अपने को तो जान ही रहे हैं, दूसरे को भी जानिए। यानी फिर वही धर्म सहिष्णुता की बात। दूसरे धर्म को, दूसरे के समुदाय संप्रदाय को कमज़ोर मत समझिए। एक को जान रहे हैं, दूसरे को जानने का प्रयास कीजिए, उसको महत्व दीजिए। यह 12वें में। और 12वें में फिर से कुछ पड़ोसियों का जिक्र है, दूसरे देशों का जिक्र फिर आ जाएगा। यानी 1 से 2 की तरफ यहाँ भी बढ़ना है। दूसरे में भी था, लेकिन वहाँ जो राजा का लिस्ट था वो चोल चेर पांड्य का था। यहाँ जो है हिंद यवन राजाओं का जिक्र है। एक साउथ का, एक मतलब नॉर्थ साइड। अब नहीं, नॉर्थ का नहीं, हिंद यवन, जैसे कि उसमें अलेक्जेंडर तक का जिक्र है, एंटीयोकस का जिक्र है, इस सब तरह का जिक्र उसमें। लेकिन वो जिक्र विदेशी राजाओं का ही है ना, उसको विदेशी राजाओं का जिक्र। बात समझ आ गई? 12 में 1 से 2 की तरफ बढ़ने की प्रवृत्ति है, वह स्वभाव के तौर पर, धर्म के तौर पर, और जिक्र है दूसरे देश के राजाओं का। 5 राजाओं का जिक्र है। ठीक है। जिसमें महत्वपूर्ण एंटीयोकस और अलेक्जेंडर है। 12 याद हो गया मोटा मोटी? कोई दिक्कत? 6 में 6 तरह के काम कर रहे होंगे, तब भी जनता 6 बजे सुबह आके मेरा घंटी बजा सकती है। 6 में। 7 में सहिष्णुता, 8 में यात्रा, 9 में उस मतलब धार्मिक बातें ही हैं थोड़ी बहुत। 10 में स्थायी कीर्ति की प्राप्ति धम्म से। 11 में 2-2 जोड़े का आपसी संबंध, व्यवहार बताया गया। और 12 में 1 से 2 की तरफ बढ़ने की प्रवृत्ति है, और दूसरे देश के राजाओं का एक सेट है। ठीक है। अब आ गया 13, सबसे महत्वपूर्ण 13। सबसे महत्वपूर्ण इसलिए कि कलिंग युद्ध का जिक्र है इसी में। कलिंग युद्ध का डिटेल जिक्र करता है काफ़ी उसमें, और उससे इस्टेब्लिश भी होता है कि
260 BC के आसपास कलिंग युद्ध 260-61 के आसपास हुआ, इसी से सिद्ध होता है। उसमें कहीं थोड़ा बहुत जिक्र है, बहुत लंबी बातें करता है। अभी तक 14 बात कर दिया, जम्हाई भी आने लगा नहीं, तो कहने का मतलब है कि कलिंग युद्ध तक आते आते अशोक को भी जम्हाई आने लगता है। अब 14वां अभिलेख में वो लिखता है कि मैंने अपने मन की बात आप लोगों से की, बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी बातें और करना चाहता हूँ। समय की सीमा है, जगह का सीमा भी होगा, हैं? आगे फिर आऊँगा और फिर आगे ऐसे अभिलेख आपके सामने लेकर आऊँगा। तो 14वां में यही कहता है, मैं फिर से नए अभिलेख लेके आऊँगा। इसके मतलब वो फाइनल फिनिशिंग वर्ड बोलता है उसमें, ठीक है। 14 में फिर कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, कहता है कि मैं फिर ऐसे अभिलेख लेकर आऊँगा। फेयरवेल स्पीच देता है थोड़ा दुखी होकर। तो ये सब तरह का 14 अभिलेख है, ठीक है। अब क्या होगा कि कहीं कहीं कुछ और इन्फॉर्मेशन अभिलेखों के बारे में दिया गया होगा जो मैंने दिया है, उसके अलावा भी दिया होगा। तो भाई ऐसा है कि एक पैराग्राफ में 4 लाइनें लिखा है, मैंने 2 महत्वपूर्ण लाइन बता दी। हो सकता है कुछ लाइन और भी होती है, नहीं कि उसको गलत काट देना, उसको भी दिमाग में इसी क्रम में घुसा लेना। समझा क्या बात? ठीक है। इसके अलावा अशोक के कई छोटे अभिलेख थे, तो छोटे में भी हम ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं। अब यह है कि उसमें लिखिए मस्की का अभिलेख, मस्की का अभिलेख, भब्रू बैराट का अभिलेख। जो पाली भाषा में जो अभिलेख लिखता था ना, उसमें लिखता था कि मागधस्य लाजे अशोकस आहे, ये वर्ड उसमें आता था। क्या मतलब? मी नाथुराम गोडसे बोलतो है, आता है ना मराठी में, मी नाथुराम गोडसे बोलतो है, यानी मैं नाथुराम गोडसे बोल रहा हूँ। तो उसमें अशोक जब आता है, जहाँ भी लिखा उसमें लिखा है कि प्रिय दर्शना, जो वर्ड वो प्रियदर्शी, प्रियदर्शी वर्ड अभिलेख में उसके लिए बार आया है। प्रियदर्शी मगधस्य लाजे अशोकस आहे, यानी प्रियदर्शी मगध का राजा अशोक बोल रहा हूँ, इस शैली में लिखा गया। तो मस्की और भब्रू ही अभिलेख में उसको पहली बार मगध का राजा शब्द से घोषित किया गया, मगध का राजा। हाँ, सम्राट वर्ड उसके लिए यूज किया गया भब्रू में। तो हम डिटेल और उसके बारे में बताएंगे। उसी में से रोमनदेई है, लौरिया नंदनगढ़ है, अरेराज है, ये सब अशोक से संबंधित जगह हैं, ठीक है। उनका अलग से हम आपको एक पूरा चार्ट दे देंगे, उसके लिए परेशान मत होइएगा। एक पूरा पेज देंगे जिस पर पूरा अशोक का अभिलेख तो टोटल लिखा होगा, और उसको आप लोग जैसे इसको रट लिए, कोई मुश्किल हुआ, ज़िंदगी बीत जाती है, लोगों को 14 अभिलेख याद नहीं होता, आपको 14 मिनट में याद हो गया। तो आप इसको इसी पैटर्न पे बाकियों को भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ काम आप लोग भी कीजिएगा ना। अब जो अशोक के साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण बात है उसका प्रशासन, यानी मौर्य का प्रशासन। इन्फॉर्मेशन पार्ट अभी आपको और लिखवाएंगे, लेकिन अभी बोझिल हो जाएगा। मौर्य का प्रशासन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, नहीं तो दिमाग से उतर जाएगा। कई लोगों की आंखें झपकना शुरू हो गया है। ये 2 तरह के अधिकारी होते थे। एक जो बड़े अधिकारी होते थे उनको तीर्थ कहते थे। क्या कहते थे? तीर्थ। तो ये जो मैंने इधर नाम लिखा है सब तीर्थों के नाम है। ये नहीं कि अभी गंगा जमुना सरस्वती और बद्रीनाथ केदारनाथ, वो नहीं। तीर्थ मतलब अधिकारी, बड़े अधिकारी। और एक जो है छोटे छोटे विभाग के अधिकारी होते थे, लेकिन उनका महत्व द्वितीय श्रेणी के, इसको कहते थे द्वितीय से। ये प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं और ये द्वितीय श्रेणी के। इसमें इनके ऊपर मंत्री और पुरोहित होते थे। जहाँ से मैंने शुरू किया है उसके ऊपर 2 होते थे, जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, मंत्री और पुरोहित। कहा जाता है कि अशोक के समय में अशोक क्या मौर्य साम्राज्य में मंत्री और पुरोहित का बहुत महत्व था। खास करके ब्राह्मणों का महत्व इस काल में काफ़ी चरम पर था। मतलब इतना चरम पर था कि मतलब गुनाह करने पे सज़ा नहीं मिलती थी। सेम गुनाह यदि सब कोई किया है और ब्राह्मण भी किया तो ब्राह्मण को सज़ा नहीं मिलती थी, और उसकी सज़ा आज तक मिल रही है, ठीक है। दोनों बात समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इतिहास किसी को माफ़ नहीं करता है। उस समय बच गए, यहाँ पकड़ा गया, जाइएगा कहाँ, वही बात। चलिए, जब जो मिले, लेकिन मेरा कहना है कि आज जिसको जो लाभ मिल रहा है उसको लेना चाहिए। जब जो लाभ मिले ले लीजिए, पता नहीं कब क्या हो जाए। जिसके पास आज सुविधा है EWS का, वो उसका फ़ायदा ले ले, और जिसके पास सुविधा है SC ST OBC, पूरा उसको दबा के फ़ायदा ले और अपने जगह पर जाए।
जाना किसी न किसी को है ही, तो आप ही जाइएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये अधिकारियों का नाम पढ़ लीजिए तो उस सुविधा का लाभ लेने में अच्छा रहेगा। सार्थवाह ये इधर वाला ही है, इसी में से बचा है, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ये बाद में पढ़ा देंगे। सेनापति युद्ध विभाग का अधिकारी होता था, नाम से ही परिचित है। जहाँ नाम में दिक्कत है, युवराज उत्तराधिकारी होता था, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। समाहर्ता, आज भी समाहर्ता वही है जो मॉडल दिया अशोक ने डीएम का, कि फॉर द फर्स्ट टाइम ये समाहर्ता, इसका जिक्र आया था अर्थशास्त्र में। तो कहा जाए कि अर्थशास्त्र का जो समाहर्ता है वो यहाँ का जो है ये मतलब कि जो है ना, इसका राजस्व विभाग का यह प्रधान होता था और इसको वित्त मंत्री कहते थे। लेकिन वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोनों एक ही होता था। यहाँ भी समाहर्ता, वहाँ भी समाहर्ता। फाइनेंस मिनिस्टर को भी समाहर्ता कह सकते हैं, लेकिन जो एक जिला में कर को वसूली कर रहा है उसको भी समाहर्ता कहते हैं। तो ये पहली बार पद है। सन्निधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष, सन्निधाता, सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष। प्रदेष्टा, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। फौजदारी और दीवानी आप लोगों को समझ में आता है? आज के डेट में बोला कि मेरा फौजदारी का मुकदमा चल रहा है, और ये कह के मेरा दीवानी मुकदमा चल रहा है। दीवानी मतलब प्रेम उरेम संबंधित नहीं। देखिए, जहाँ ज़मीन जायदाद संबंधी मुकदमेबाजी हो रही है वो हो गया दीवानी, जिसको कहते हैं हिंदी इंग्लिश में सिविल मैटर्स। सिविल मैटर सिविल कोर्ट्स में जाते हैं। आप तो लॉ की ग्रेजुएट हैं, आपको पता है, ठीक है? हाँ, सिविल कहते हैं उसको। और जो फौजदारी होता है, जिसमें कि हाथ पांव काट दिया, गर्दन काट दिया, मर्डर कर दिया, जिसमें मैन हैंडलिंग कर दिया, 307 तक पहुंच गया या 302 भी कर दिया, आप समझ रही हैं बात? तो वो हो जाएगा क्रिमिनल। तो यहाँ दो वर्जन है, सिविल एंड क्रिमिनल। तो फौजदारी हो गया क्रिमिनल केसेस और दीवानी हो गया सिविल केसेस। तो ये फौजदारी वाला मामला, फौजदारी न्यायालय वाला जो होता है उसको कमिश्नर की तरह था ये वर्ड, प्रदेष्टा। नायक, सेना का संचालन जो करता था और नगर का रक्षा करता था, दोनों काम था इसका, नायक का। सेना का संचालन और नगर का रक्षा। कर्मांतिक, ये इंपॉर्टेंट है, अभी ये पूछेगा क्योंकि थोड़ा सा नाम अलग लग रहा है। जिसका नाम अलग और काम अलग, वही सवाल बनता है। नाम जिसका अलग दिखे और काम अलग हो वह बनता है। जैसे दंडपाल कोई पूछेगा, कोई गेस कर लेगा पुलिस अधिकारी, लेकिन कर्मांतिक से उद्योग नहीं समझ में आ रहा। समझा? मान लीजिए कर्मांतिक बोल दे कि नहीं दर्शन शास्त्र का विभाग था, तो हाँ कर्म का अंत दर्शन शास्त्र नहीं। कर्मांतिक यहाँ पर उद्योग कारखानों का अध्यक्ष। दंडपाल पुलिस अधिकारी, व्यवहारिक नगर का प्रमुख न्यायाधीश। अब यही व्यवहार न्यायालय कहता है ना आज के डेट में हम लोग, तो वही व्यवहारिक। व्यवहारिक मतलब न्यायाधीश, जज। जज जो मेन जज होता था उसको व्यवहारिक बोलते थे। सिटी लेवल पर राजा वही थे। डेलीगेशन ऑफ पावर, यही पूछेगा मौर्य काल में डेलीगेशन ऑफ पावर था कि नहीं, तो यस देयर वाज डेलीगेशन ऑफ पावर। डेलीगेट करते थे। मान लो हमको यहाँ पे कोई सभा का आयोजन करना है और हर कमरे को सजाना है, एक कमरे की जिम्मेदारी आपको, एक कमरे की जिम्मेदारी इनको, एक कमरे की उनको, एक कमरे की उनको दे दी, तो दैट इज डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन के स्टार्ट है यहाँ पे। जैसे नगर है तो नगर का अधिकारी को आज क्या कहते हैं, महापौर कहते हैं ना, वही पौर है। नागरक, नागरक जो आज के नगर प्रमुख की तरह था, मेयर। तो मेयर पद का भी शुरुआत मौर्य काल से, सब चीज़ बना दिया मौर्य काल में। फिर उसको आगे गुप्त काल में लोग कॉपी किए, थोड़ा बहुत इम्प्रूव किए, और उसके बाद फिर उसको लेके चले गए सल्तनत काल में। सल्तनत काल में थोड़ा बहुत और उसमें चेंजेज आया। तब आए टोडरमल, मुगल काल में। टोडरमल ने थोड़ा बहुत उसमें नया चेंजेज करके बोला कि अरे तब, लेकिन जब इतिहास लिखना शुरू किया तो जिसको मान लीजिए इसके चेहरा से नफरत है, उस शुरुआत किया मुगल काल से कि देखिए मुगल काल में इतना शानदार व्यवस्था था, इसका कोई हद हिसाब नहीं है। टोडरमल ने जो व्यवस्था दिया वो अपने आप में एकदम शानदार है। बात सही है, शानदार है, लेकिन उसका जड़ कहाँ है? जड़ यहाँ पर।
अब कहा जाता है कि जीटी रोड बनवाया शेर शाह ने, लेकिन मिट्टी का रोड कौन बनवाया? पहले मिट्टी का रोड बनेगा तब ना जीटी रोड बनेगा। तो जिस रोड पर जीटी रोड शेर शाह ने बनवाया, उस पर पूरा मिट्टी डालने, पेड़ लगाने, उस पर तालाब लगाने, सरोवर बनाने, सराय बनाने का काम किया अशोक ने। लेकिन अब इतिहास में जिसको अशोक पसंद नहीं है वो शुरू किया वहीं से कहानी वहीं से शुरू होता है। तो ये इतिहास में थोड़ा चलता है, इसलिए इतिहास को हमेशा कॉशस होकर पढ़ना चाहिए, रीड बिटवीन द लाइंस, क्योंकि आप एक विद्यार्थी हैं और आंसर करना एक अलग चीज़ है, नॉलेज होना अलग चीज़ है। चलिए, दुर्गपाल, राजकीय जो दुर्ग के रक्षक, दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष, ये नहीं कि दुर्ग का रक्षक को दुर्गपाल कहते थे, नहीं, दुर्ग के जो रक्षक होते थे उनका जो अध्यक्ष होता था उसको दुर्गपाल कहते थे। फोर्ट, किला, फोर्टिफाइड, जैसे हर जिले में हर जगह पर एक किलानुमा स्ट्रक्चर है, उसके कई अधिकारी हैं, उन अधिकारियों का जो अध्यक्ष होता था उसको दुर्गपाल कहते थे। और जैसे मान लीजिए सीमा पे कोई दुर्ग है, उसका जो रक्षा कर रहा है उसको अंतपाल कहते हैं, एकदम अंत में जो दुर्ग है उसको अंतपाल कहते हैं। समझ आया? अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। तो इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट है, एक समाहर्ता, एक सन्निधाता, एक प्रदिष्टा, एक कर्मांतिक और एक अंतपाल। जो हम समझा रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना? दिमाग में धंसना चाहिए कहानी की तरह। अब आइए, ये जो है छोटे अधिकारी नहीं, ये सब बड़े अधिकारी हैं। अब आइए छोटे अधिकारी की तरफ। क्लास के अंत में 20 से 25 सवाल आपको हम पूछेंगे, इससे नहीं पूछेंगे, नए सवाल पूछेंगे और उसका देखते हैं कि आप लोग को जवाब पता है कि नहीं, फिर वहीं देंगे, वन लाइनर, उसी से क्लास अंत होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, जाना नहीं है ना? तो ये इधर लिख लीजिए। अब सार्थवाह, ये छोटे अधिकारियों में से सार्थवाह, व्यापारी श्रेणी के प्रधान को सार्थवाह कहते थे। व्यापारियों का जो गिल्ड होता था, श्रेणी मतलब गिल्ड, ठीक है, जो अभी बहस हो रहा है वो गिल्ड वाला जो किसान आंदोलन जो चल रहा है, इनके अधिकारियों को कहते थे सार्थवाह, इसके प्रधान को, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर लक्षणाध्यक्ष, अभी बहुत बार पूछा है, यूपी पीसीएस का तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है लक्षणाध्यक्ष। लक्षण तो समझ में आता नहीं है किसका लक्षण है, यूपी पीसीएस भरे हो रहे हैं, तो देखो ये आएगा लक्षणाध्यक्ष। मुद्रा टकसाल, यानी जहाँ पे मोहरों को किया जाता है, छपाई होती है, उसको उसके अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष। ये भी पूछता है, यूपीएससी में एक बार पूछा था हम लोग के समय। पौतवाध्यक्ष, पौतो मतलब मापतौल, पौतो का मतलब ये होता है मापतौल। ये नहीं कि पौतवाध्यक्ष दे और दे ले पोत का अध्यक्ष, नाव वाला, तो सब लोग उसमें कूद जाएगा नाव पर, लेकिन वो नाव जो है महायान नहीं है, ही नहीं आने, गड़बड़ा देगा, अकेले पार करा देगा। ठीक है। शुल्काध्यक्ष, ये ठीक है, ये समझ में आने वाला है। शुल्क मतलब जुर्माना, शुल्काध्यक्ष तो जो अलग है। सीताध्यक्ष, ये पूछता है, कई बार पूछा है। सीताध्यक्ष, राजकीय कृषि भूमि का अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहते थे, ठीक है, राजकीय कृषि के भूमि का अध्यक्ष। अकराध्यक्ष, ये बहुत पूछता है। अकराध्यक्ष भी चूँकि नाम अलग है, और अकरा मतलब खान, खानों का अध्यक्ष को अकराध्यक्ष कहते थे। अकराध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष। एक होता विविताध्यक्ष, अब संस्कृत जो जानेगा वो जान रहा, विविध मतलब चारागाह होता है, तो चारागाह का अध्यक्ष विविताध्यक्ष, चारागाहों का अध्यक्ष विविताध्यक्ष। फिर पण्याध्यक्ष, पण्य हम बताए थे, पणी से बना पण्य, उसी से बना आपणक, भाषा विज्ञान को पकड़िए, तो पण्य यानी जो पैसा देके खरीदा जा सकता है उसको क्या कहते हैं, पण्य, और जो जहाँ पर खरीद बिक्री होती है उसको कहते हैं आपणक, और जो उसका अध्यक्ष है वो है पण्याध्यक्ष, यानी हाँ, व्यापार वाणिज्य कमर्शियल टैक्स जो ले रहा है वो है, समझा गया। उसके बाद है नवाध्यक्ष, ये नौसेना है। ये पूछा है पहली बार नौसेना, क्या मुगलों, ये मौर्यों के पास नौसेना थी, तो नौसेना का प्रारंभिक रूप यहाँ पर दिखता है। सुनाध्यक्ष, यही है बूचड़ खाना, जहाँ के पशु, हाँ, सुन मतलब होता ही है बलि देना, तो सुनाध्यक्ष जो। फिर है गणिकाध्यक्ष, हैं,
अच्छा, संस्थाध्यक्ष, ये हाँ व्यापारिक मार्गों का जो होता है संस्थाएं, तो व्यापारिक मार्गों का, इसको हटा दे, क्या हम बोल दे रहे हैं संस्थाध्यक्ष। संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था, ठीक है। उसके नीचे है गणिकाध्यक्ष। गणिकाध्यक्ष क्या हुआ? वेश्याओं का, मतलब चूंकि मौर्य काल में वेश्यावृत्ति थी, लेकिन इसको राजकीय संरक्षण प्राप्त, यानी उसमें राजा भी शामिल था यानी कि वेश्यावृत्ति करने में, उसका टैक्स लेने में, ठीक है। तो गणिकाओं के अध्यक्ष को, और गणिकाओं के लिए क्या शब्द आता था उस समय? रूपा जीवा। क्या बोल रहे थे? रूपा जीवा, यानी जो अपने रूप के बल पे ही जीवित हैं, रूपा जीवा। और उनका जो परीक्षण करते थे उसको क्या बोलते थे? गणिकाध्यक्ष, ठीक है। फिर एक है लवणाध्यक्ष। लवण मतलब आप जान ही रहे हैं, नमक, तो नमक का जो है वो लवणाध्यक्ष हो गया। एक है मुद्राध्यक्ष। देखिए इधर कहीं मुद्रा नहीं ना आया है, यहाँ लक्षणाध्यक्ष है मुद्रा, ये ध्यान रखिएगा। और मुद्राध्यक्ष मोहर, पासपोर्ट ऑफिसर, जो मुद्रा मोहर मारा कि आप ठीक है जा सकते हो, और आया तो मोहर मार, डॉक्यूमेंट को पे मुहर मार रहा, मुद्रा मार रहा, वो हो गया पासपोर्ट ऑफिसर, ठीक है। फिर एक है महामात्रापसरण, गुप्तचर। खुफिया विभाग को कहते हैं महामात्रापसरण। अपसरण मतलब चलना फिरना, और महामात्रा यानी कि जो महामात्र के आदेश पर आगे पीछे कर रहा है वो महामात्रापसरण है। यानी कि ये लोग डायरेक्टली डील होते थे अपर अधिकारियों से, छोटे अधिकारियों को इनके बारे में पता भी नहीं होता था। इनका भी दो भेद होता था, यहाँ नहीं लिखा है। एक को कहते संस्था और एक को कहते थे संचार। एक जगह, जो एक ही जगह रह के, मान लीजिए आपका विभाग में घुस के गुप्तचरी कर रहा है उसको संस्था कहेंगे, और जो घूम फिर के गुप्तचरी कर रहा है उसको संचार कहते थे। मौर्य काल की विशेष व्यवस्था है गुप्तचरी व्यवस्था। मतलब चाणक्य तो इतना ज़्यादा दिमाग वाले थे कि उन्होंने गुप्तचरों पे भी गुप्तचर लगा रखा है। जैसे कि एक को गुप्तचर बनाया है और जाके मिल जाएगा तो उसके चोर पर भी मोहर लगाया हुआ है, कहने को, ठीक है। सूत्राध्यक्ष, ठीक है। ये क्या है? जो रुई और सूत्र, जो सूत्र से जो बना है, कताई का काम, रुई कताई, कताई होता है ना, कताई बुनाई, तो उसका काम। ये जो अध्यक्ष जो होते थे ना, अधिकारी, अधिकारियों के लिए यूनानी दर्शन मतलब किताबों में मजिस्ट्रेट वर्ड आया है, यानी इन सबको मजिस्ट्रेट कहते थे। जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है तो अध्यक्ष कह रहा है, तो वो लोग अपने किताब में इसको क्या वर्णन किए हैं? मजिस्ट्रेट, ठीक है। छोटा सा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लीजिए। ये हो गया अधिकारी का। ये पूरा आपके परसों के टेस्ट में इसमें से 3 सवाल रहेगा, ये दोनों में से मिला के, इसमें 2, इसमें 3, 5 सवाल इसी में से रहेगा। इसमें 2 सवाल, इसमें 3 सवाल। अब क्या रहेगा देख लीजिए, 5 सवाल आपका, 2 सवाल यहाँ से है, 3 सवाल यहाँ से, और 1 सवाल इसमें से आएगा, कर में से। अब वो सब बता ही देंगे। कर, जो कर था ना, जैसे टैक्सेशन सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी राजतंत्र में। हम बताए थे कि जब सरप्लस इकोनॉमी होती है, यानी उत्पादन अधिशेष से शहरीकरण का निर्माण होता है। किससे? उत्पादन अधिशेष से शहरीकरण का निर्माण होता है। तो जो राज्य ज़्यादा कर लेगा उसके पास ज़्यादा अधिशेष आएगा। अधिशेष जब रहेगा, लेकिन सबसे बढ़िया वहाँ पर होगा जहाँ ज़्यादा उत्पादन होगा, आदमी खुशी खुशी देगा, तो राज्य भी बढ़ेगा और प्रजा भी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ कर कितना था? 1/5 से 1/3 तक। उपज का 1/5वां भाग या उपज का 1/3 भाग, ये हो गया कर। मेन कर नहीं है, मेन कर कितना था? उपज का 1/6। अब राजा कहीं गए, अशोक एक बार कहीं गए, देख 1/6 देने बाप बाप कर रहा, नहीं दे पा रहा है, तो उसको हटा के कर दिए 1/8, और कम हो गया ना। लेकिन सामान्यतः 1/6 भाग कर के रूप में दिया जाता था। लेकिन सिंचाई में क्या होता था कि सिंचाई कर जो है, सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था, और दोनों को मिलाने पर लगभग आधा भाग, यानी सिंचाई कर और नॉर्मल भाग यदि मिला दीजिए तो आधा राज्य को देना पड़ता था। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आधा राज्य को देना पड़ता। सिंचाई का जो कर होता था उसको कहते थे उदक भाग। सिंचाई कर को क्या कहते थे?
उदक भाग, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा है। राजकीय जो भूमि होती है उससे जो आय आती थी उसको सीता कहते थे। राजकीय भूमि से आने वाली आय को सीता कहते थे। कृषक उपज का जो हिस्सा के रूप में देता था कर, यानी मेन कर क्या था? भाग। कर को क्या कहते थे? मौर्य काल में कर का मेन फॉर्म क्या था? उसको कहते थे भाग। यानी कृषक उपज का जो हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था उसी को भाग कहते हैं। और एक है आयात पर 20% टैक्स लगता था। यदि कोई चीज़ आप मंगा रहे हैं तो 20%, तो आयात में क्या? प्रवेश, यानी प्रवेश करने का जो शुल्क लगता था उसी को प्रवेश्य कहते थे। क्या कहते थे? प्रवेश्य। ठीक है, तो प्रवेश्य आयात कर का 20% और निष्क्राम्य यानी जो निकल रहा है, ये बड़ा आसान है याद करना। प्रवेश्य मतलब जो आ रहा है और निष्क्राम्य जो निर्यात हो रहा है, तो उसको निर्यात कर को निष्क्राम्य कहते थे। प्रणय एक कर था, आपातकालीन कर, ले रहा आपातकालीन लेकिन ले रहा प्रेम से, तो इसीलिए क्या हो गया? प्रणय। मतलब जान मार रहा लेकिन गाल साला के, प्रणय हो गया ना। आपातकालीन कर मतलब मुश्किल परिस्थिति आ गई, इमरजेंसी आ गई, युद्ध हो गया, तो उस समय। बलि भू राजस्व, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बलि पहले से आ रहा कर है, तो आज भी वह है, भू राजस्व बलि है। कृषक उपज वाला हिस्सा भाग है, लेकिन भू राजस्व जो है वो बलि है। हिरण्य, जब कैश में जैसे हुआ कि भाई अब उपज मत दीजिए, कुछ माल मुद्रा दीजिए, तो माल मुद्रा के रूप में दे रहे हैं आप टैक्स, दैट इज हिरण्य। मोहर देना पड़ा, सोना चांदी का, कारसापण देना पड़े, कारसापण शतमान देना पड़े, ठीक है ना। अभी जीतल और टंका नहीं आया है, अभी कारसापण तक हम लोग पहुंच गए हैं, शतमान इसके पहले हम लोग देख चुके हैं। बात समझ में आ रहा है? हम जो बोल रहे हैं शतमान, कारसापण का, इसी को कहीं कहीं कहापण भी कहा जाता है, ठीक है। तो नगद में यदि दे रहे हैं तो उसको हिरण्य कहते हैं। सेतु बंध, राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध जो किया जाता था उसको सेतु बंध कहते थे। विष्टि, निःशुल्क श्रम, यही बेगार है, बेगारी प्रथा। निःशुल्क श्रम, श्रम तो हम लेंगे, पैसा नहीं देंगे उसको, दैट इज बेगार, स्लेवरी, ठीक है। राष्ट्र, यदि इतना कर से भी मन नहीं भरा, इसके बाद यदि कोई कर है तो उन सभी करों को राष्ट्र कहते थे। इनके अलावा अन्य करों को राष्ट्र कहते थे। अदर टैक्सेस, ये सब जिस अलग अलग मतलब जो भी ले रहा है, ठीक है ना, तो ये सारे कर हैं। टैक्स का शेष ले लेता है, जो शेष ले रहा है ना वही राष्ट्र है। अभी सब लेके लगने 2% एजुकेशनल शेष ले लीजिए, ठीक है। अर्थशास्त्र के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है कि अर्थशास्त्र में 15 अभिकरण हैं और 180 प्रकरण हैं। अभिकरण और प्रकरण में बटा हुआ है कौन? बात खत्म हो जाए तो खत्म हो जाती है, रह जाए तो रह जाएगी, ठीक है ना। हम सवाल ही बोलते हैं, आप लोग का दिमाग खुलता रहेगा। इसी फॉर्मेट में लिखिए, किस ग्रंथ में यह कहा गया कि अशोक ने 99 भाइयों की हत्या की थी? लिखिए सिंघली अनुश्रुति। जवाब है सिंघली अनुश्रुति। सिंघली अनुश्रुति, सिंघली टेक्स्ट अनुश्रुति। किन दो लेखों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है? अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है पुराण में, हाँ, पुराणों में उसका नाम मिलता है अशोक वर्धन। और अशोक का नाम अशोक किस में मिलता है? मस्की और गुर्जरा में। अशोक का नाम अशोक, राजा बनने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? सवाल अच्छा है। किस ग्रंथ में यह लिखा है? बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल लिखिए, अवंती या उज्जैन का राज्यपाल, अवंती को उज्जैन भी कहते थे। किस ग्रंथ में यह लिखा है कि अशोक शिव का उपासक था और उसने श्रीनगर की स्थापना की? पहला से तो नहीं समझ में आएगा, दूसरा से तो हिंट मिल गया होगा। अशोक वर्शिप्ड लॉर्ड शिवा and he established the city of Srinagar on the banks of Vitasta, that is named Jhelum.
झेलम या बिदस्ता के किनारे पर श्रीनगर की स्थापना की। यह लिखा है कल्हण ने राजतरंगिणी में। कश्मीर के चलते मैंने कहा कि आप लोग को पकड़ना चाहिए, फर्स्ट से तो नहीं पकड़ाएगा लेकिन कश्मीर से पकड़ना चाहिए था। किसने लिखा है कि अशोक ने धन के लिए उड़ीसा पर आक्रमण किया? Who has cited that the invasion of Kalinga was due to wealth purpose? प्लिनी। आंसर इज प्लिनी। कहाँ यह लिखा है कि अशोक ने हाथियों के लिए कलिंग पर आक्रमण किया? कलिंग पर आक्रमण किया, लिखिए अर्थशास्त्र। किस ग्रंथ में यह लिखा है कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित कराने का श्रेय, उधर कर लीजिए, बौद्ध धर्म में दीक्षित कराने का श्रेय उपगुप्त को है। उपगुप्त, बौद्ध की दीक्षा उपगुप्त ने दी, दीक्षित कराने का श्रेय उपगुप्त को है। यह ग्रंथ है दिव्यावदान। एक्चुअली किसने कराया था अशोक की दीक्षा बौद्ध धर्म में? मोगलीपुत्तिस ने। और साधु थे उनके साथ में जो सहयोग किए वो थे न्यग्रोध और मोगलीपुत्तिस ने एक्चुअल में कराया था, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग बातें हैं। ठीक है, दिव्यावदान। लिखिए एक लाइन और लिख लीजिए तो कन्फ्यूजन आप लोग रहेगा। लिखिए कि बौद्ध भिक्षु निग्रोध ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और किसके प्रभाव से वह पूर्ण बौद्ध बना? उसका जवाब लिखिए मोगलीपुत्तिस से। निग्रोध से वो भिक्षु बना, लेकिन पूर्ण बौद्ध जो बना वो मोगलीपुत्तिस से। कंसेप्ट समझ लीजिए। मान लीजिए कोई दीपवंश, और इसका जिक्र जो है दीपवंश और महावंश में है। ये जो बात हम बता रहे हैं इसका जिक्र दीपवंश और महावंश में है। मोगलीपुत्तिस ने उसका पूर्ण कन्वर्जन किया, मतलब पूरी तरह से पूर्ण बौद्ध बना दिया। अब दीपवंश और महावंश। अशोक के धर्म का सबसे सिलसिलेवार जानकारी जो ग्रंथ देता है वह कौन है? या अशोक के धम्म की सबसे अच्छी जानकारी देने वाला ग्रंथ? धम्म की जो परिभाषा है वो लिया गया है राहुलोपवाद सूत्र। राहुल उपवाद सूत्र, वही राहुलोपवाद। किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? रानी का अभिलेख। कौशाम्बी या प्रयाग का जो अभिलेख है, स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख, और उसमें जो रानी का जिक्र है उस रानी का क्या नाम है? कारुवाकी। कौशाम्बी और कारुवाकी याद रखिएगा। कई जगह इनकी कई पत्नियों का जिक्र है, लेकिन एक आध जगह जिक्र है कि केवल एक ही पत्नी थी कारुवाकी, लेकिन ये दूसरी पत्नी के रूप में बाद में सिद्ध होती है। देखिए किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? यह अभिलेख है, किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं? तो प्रयाग का स्तंभ लेख या कौशाम्बी का स्तंभ लेख। प्रयाग बराबर कौशाम्बी। ठीक है, जिस रानी का जिक्र है वो रानी का नाम है कारुवाकी। अशोक के स्तंभ लेखों का पता किसने लगाया सबसे पहले? वो तो पढ़ा था, पता लगाया था टिफेंथलर। का नाम था टिफेंथलर। अशोक के स्तंभ लेखों को, यानी टिफेंथलर, हाँ टिफेंथलर, टिफेंथलर जेम्स ने पढ़ा था, लेकिन पता लगाया था टिफेंथलर ने। अशोक के बाद कौन शासक बना? कुणाल, जालौक, दो लोग थे। ठीक है, अशोक के बाद कुणाल शासक बना, दिव्यावदान में कहा गया है, और राजतरंगिणी में कहा गया कि अशोक के बाद जालौक शासक बना। तो कुणाल और जालौक। राजतरंगिणी में कहा गया कि जालौक, और पुराणों के हिसाब से मतलब कुणाल। तो कुणाल और पुराण में वो टवर्गी ना आता है, ध्यान रखिएगा। पुराण में कुणाल और दिव्यावदान में इसी कुणाल के लिए धर्म विवर्धन शब्द आया है। ये मत लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कुछ और सवाल हैं, लेकिन अब छोड़ देते हैं आप लोगों को।
10-20 सवाल 25 सवाल आप लोग को और बता देंगे तो फिर वो सवाल बढ़ता जाएगा। पहले का तैयार कीजिए, अशोक में थोड़ा सा भी 10-20 सवाल, चूँकि और भी लोग आएंगे तो पूछ के हम छोड़ेंगे। ये सवाल आप लोग को ज़्यादा मदद करेंगे।